हो गया जैसे। हो गया सर, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बात करूंगा। ऐसे अगर मैं एग्जीक्यूटिव लेवल में ये लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा है तो जाता ही है। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो एंट्रेंस में भी लॉ ऑफ टॉर्ट से सवाल होता है, सीएस के और सीएसई में फाइनल में भी थोड़ा बहुत टॉर्ट वगैरह का नॉलेज ज़रूरी होता है। बेसिकली एक जनरल लॉ का कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स ना हो फिर भी जानना चाहिए। मतलब अगर लॉ ऑफ टॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आप आप चाहे कोई प्रोफेशनल बन रहे हो या नहीं बन रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट यू मस्ट नो द लॉ ऑफ टॉर्ट। अब टॉर्ट का क्या मतलब है? टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग्स, गलत काम करना। ठीक है, मतलब इन सिंपल, जितना सिंपल समझोगे उतना सिंपल अच्छा है। बेसिकली टॉर्ट क्या है? टॉर्ट ये है कि भाई अगर आप गलत काम करते हो किसी के साथ या फिर कोई आपके साथ गलत करता है, किसी भी तरह का गलती हो सकता है, ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ में नहीं लिखा है, जो पेनल कोड में नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा कोई भी जो रेगुलर बेसिस में किसी के साथ कोई गलत होता है या फिर कोई किसी के साथ गलत करता है। बेसिकली एक सिंपल मानो कि तुम अपने जगह में हो या फिर अपने घर पे हो या फिर अपने सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, पूरा देश के अंदर कोई आके तुमको थप्पड़ लगा दिया, मार दिया, हमला कर दिया तुम्हारे ऊपर, या फिर तुम्हारे बारे में गलत सलत बातें मार्केट में फैला रहा है। आप बात समझ पा रहे हो सर? हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, कोई आके किसी को मार देता है, हाँ, बिना कारण का। हाँ, या फिर सबसे बड़ा बात, कोई किसी को क्यों मारेगा? चाहे कुछ भी हो, माँ पापा अपने बच्चे को जो चांटा लगाते हैं वो अलग बात है ना। माँ पापा अपने बच्चे को जो चांटा लगाते हैं वो अलग बात, उसको बोलते हैं माँ बच्चे को मतलब शासन करना। लेकिन ये वो वाला मार का बात नहीं हो रहा है। कोई किसी पे हमला करता है, ठीक है, कोई घुसा मार देता है, कोई आके कान के नीचे लगा देता है, ठीक है, या फिर धक्का लगा देता है जानबूझ के, जानबूझ के, ठीक है, मतलब जो भी कुछ कर रहा है जानबूझ के। अगर ये प्रूव होता है जानबूझ के तो फिर सजा मिलेगा किसको? जो गलती करेगा उसको, है ना। लेकिन ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है? मतलब कोई आपके साथ गलत कर रहा है, ये आपको प्रूव करना होगा ना। अगर संपत के साथ कोई गलत करता है तो ये संपत इस मैटर को कोर्ट में लेके जाता है, केस करता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट प्रूफ तो मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ओनस ऑफ प्रूफ संपत के ऊपर आ जाएगा। कि संपत को ही प्रूव करना होगा कि उसके साथ गलत हुआ है, या फिर यू हैव टू प्रूव दैट कि भाई गलत हुआ है। ठीक है, आज के डेट में लॉट्स ऑफ मैटर होता है, जैसे किसी का बिना परमिशन का, स्पेशली लड़कियों का, ठीक है, या फिर लड़के के केस में भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब आजकल तो सर जमाना ऐसा हो गया कि लड़की भी कुछ कम नहीं है, हाँ, वो भी मतलब किसी भी तरह से अपना कर ही लेता है जो उनको करना चाहिए। अभी बात जेंडर का नहीं रहा, अभी बात ऐसा हो गया कि जैसे किसी का फोटो उठा लेना, बिना बात पूछे किसी का वीडियो उठा लेना, ठीक है, फिर उसको मार्केट में छोड़ देना, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ, हाँ, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग्स हो सकता है। तो कितना तरह का रॉन्ग डूइंग्स हो सकता है, एक ऑलमोस्ट एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो लॉ ऑफ टॉर्ट या टॉर्ट लॉ इन इंडिया आपको यही सब मैटर में बात करेगा। और उससे भी बड़ी चीज़ कुछ और इंटरेस्टिंग, जैसे कि भारत का जो ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये जो बिल्डअप हुआ है, ठीक है, ये बिल्डअप जो हुआ है इसमें काफ़ी सारा फॉरेन लॉ का भी रिसेंट ट्रेंड में हेल्प लिया गया है, ठीक है, स्पेशली ब्रिटिश लॉ एंड अमेरिकन लॉ, यूएस एंड यूके वाला लॉ। ऐसे यूके के लॉ से तो हम लोग रिसेंटली अपने आप को ट्रांजेक्शन किया ही है, मतलब बेसिकली ट्रांसफर हुआ है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश चला गया और उनका काफ़ी सारा सिस्टम हमारे पास रह गया। तो उनका भी कुछ डेवलपिंग लॉ है इस मैटर पे, तो वो सब तो है। इसके साथ साथ यूएस का लॉ को भी फॉलो होता है, या फिर दुनिया के और भी जो भी कॉमन लॉ सिस्टम वाले अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ रिसेंट ट्रेंड में फॉलो होता है, ठीक है। ये कुछ एरिया है जो मैं आपके साथ लॉ ऑफ टॉट में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं पूरा लॉ ऑफ टॉट का ये कंप्लीट ओवरव्यू देने का कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ही मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। तो चलो सर, एग्जीक्यूटिव हो या एंट्रांस हो या फिर किसी भी तरह का प्रोफेशनल लॉयर्स का एग्जाम हो, आपको हर जगह में लॉ ऑफ टॉट काम आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग मैटर, आप लॉ ऑफ टॉट को अपने आम जिंदगी में भी नॉलेज के तौर पे यूज कर सकते हो। बहुत जरूरी एक सब्जेक्ट मैटर है, बहुत जरूरी एक लॉ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मिसेस बैनर्जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
সরি স্যার, একটু লেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমি জাস্ট স্টার্ট করলাম, ল অফ টর্ট আমি জাস্ট স্টার্ট করছি, এটা জাস্ট Okay, इंट्रोडक्शन दिচ্ছিলাম। ओके ओके। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है ना? चलिए मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। क्या अभी स्क्रीन शेयर है? हाँ Yes, सर। sir. तो जैसे कि सीएस एग्जीक्यूटिव हो या फिर सीएस एंट्रेंस हो, लॉ ऑफ टॉट या फिर एलएलबी का पढ़ाई हो, ठीक है, हर जगह में लॉ ऑफ टॉट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको लॉ ऑफ टॉट के बारे में डिटेल्स में थोड़ा ओवरव्यू बातचीत करूंगा, ठीक है। तो अगर आप अपने थोड़ा सा मैट के अंदर भी जाते हो तो लॉ ऑफ टॉट पेनल कोड से आगे 6 নম্বর চ্যাপ্টারে আছে। 6 नंबर दिस वन। ठीक है, आप मैट के अंदर तो जाके देखोगे ही, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में कोशिश करूंगा आपको समझाने का। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो टॉट क्या है, ठीक है, इन सिंपल कहा जाए तो व्हाट इज टॉट, लॉ रिलेटिंग टू टॉट, ठीक है। इसका अलग से एक नोट भी है, मैं आपको नोट भी शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अभी मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के मैथ से या सीएस के मैथ से ही बता रहा हूँ। टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, जो आपको मैं স্যার, इतना दे। हाँ সরি बोलिए। স্যার, बोलो। একটা জিনিস জানার ছিল, সেটা হচ্ছে আগস্টে যদি আমি পরীক্ষাটা দিই তাহলে আমাকে কবে রেজিস্টার করতে হবে আবার? এই মাসের মধ্যে করে নিলেই ভালো হয়। আচ্ছা আমি ডেট বলে দেবো আপনাকে, লাস্ট ডেট কবে আছে আমি বলে দেবো। ডেটটা ওকে, অগস্টের ডেটটা জুলাই হয়েছে, আমি সেই আপডেটটাও ক্লাসে ওই দিনকে দিয়েছিলাম, আপনি বোধহয় ছিলেন না, ঠিক আছে, আমি ওটাও জানিয়ে দেবো আপনাকে। তাহলে জুলাইয়ে কি আমি পারবো, না আগস্টের পরের মাসে দেব? আচ্ছা আমি বলে দেবো সেটা, একটু ক্লাসের পরে ওকে ওয়েট স্যার। করবেন, বলে দেবো। কারণ আমাকে তো একটু টাইম নিয়ে পড়তে হয়, তো মানে সবসময় হয় না হুটোপাটা করে পড়াটা, তো আমার একটু সময় নিয়ে পরীক্ষাটা দিলে মনে হয় ভালো হবে পরীক্ষাটা। ঠিক আছে আমি বলে দেবো, ক্লাসটা করে নিন, ঠিক আছে। ওকে স্যার, ওকে। So basically tort means what? Tort means a civil wrong which is not exclusively the breach of a contract. आप इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी प्रॉपरली नहीं बोल सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग अगर पढ़े हैं, ठीक है, कॉमर्शियल लॉ के अंदर पढ़ाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर जो नहीं पढ़ा है वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर पढ़ेगा, ठीक है। CA CMA हर जगह में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ता है। सो टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। The distinction between civil and criminal wrongs depends on the nature of the appropriate remedy provided by law. तो बेसिकली ये सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है कि लॉ किस तरह का रेमेडी प्रोवाइड करता है। मतलब आपके साथ सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, आपके साथ क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अभी लॉ आपको क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपके साथ किसी भी तरह का गलती हो, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कोई आपको आके मार दिया, कोई आपको आके थप्पड़ लगा दिया, कोई आपका पर्स चुरा लिया, कोई आपके बारे में गलत सलत बातें मार्केट में फैला दिया, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना अपवाद, ठीक है, अपवाद मतलब या फिर किसी के बारे में एक गलत बातें करना, ठीक है, मतलब जो है नहीं उसके बारे में वो गलत बातें मार्केट में फैलाना, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी तरह से किसी का मान सम्मान, किसी को शरीर पे चोट लगाना, किसी के दिल पे चोट लगाना, ठीक है, वैराइटीज काइंड ऑफ रॉन्ग होता है, ठीक है, जो ना तो कॉन्ट्रेक्चुअल था, ठीक है, और ना ही ट्रस्ट का मैटर था, बट किसी भी तरह से नोइंगली अननोइंगली आप किसी पे आघात पहुंचाते हो, आप करते हो या फिर कोई आपके साथ करता है। So point is very important, sir. Simply stated, tort means wrong, but every wrong or wrongful act is not a tort. But हर तरह का गलती tort नहीं है. Tort is really a kind of civil wrong as opposed to criminal wrong. So आप tort को criminal wrong के साथ directly connect नहीं कर सकते. इसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो सिविल रॉन्ग के साथ ही कनेक्ट करें, ठीक है। मतलब जो आम जनता जो हमारे डे टू डे लाइफ में छोटा मोटा गलतियां होता रहता है, ठीक है,
इट्स नॉट एग्जैक्टली क्रिमिनल का रंग इस पे नहीं लगाया जाता, ठीक है, इट्स नॉट अ क्राइम बट इट्स अ सिविल रॉन्ग कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो उसका अलग से लॉ सजा देगा या फिर लॉ उसको रेमेडी देगा, जिसके साथ भी गलत होगा उसको लॉ रेमेडी देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रेमेडी उसके लिए अवेलेबल करेगा। The object of this study lesson is impart basic knowledge to the students regarding the law entering to torts, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पढ़ने का मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को या फिर आम आदमी को टॉर्ट के बारे में, सिविल रॉन्ग के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज मिले, ताकि वो डे टू लाइफ में किसी के साथ भी किसी भी तरह का गलत हो या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी मैटर हो उसको एक सोल्यूशंस में पहुंचा सके, और हमारा देश इंडिया किस तरह से सिविल रॉन्ग को टैकल करता है इसका आइडिया उसको मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉ नहीं है, लॉ है, हाँ लॉ में कुछ प्रॉब्लम जरूर है बट लॉ इज देयर, ठीक है, लॉ इज देयर। हाँ वली रेमेडी पाने में दिक्कत होता है, देरी होता है, दैट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, ठीक है। हमारे देश में जो लीगल सिस्टम है बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस में है, मतलब लीगल सिस्टम में लोगों को आरजी तो लोग डाल देते हैं बट आरजी डालने के बाद भी उसका सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए बिकॉज अभी भी हमारे देश में पर कैपिटा के हिसाब से लॉयर्स, जजेस सिस्टम बहुत ही खराब है, मतलब रेशियो जितना लोगों के लिए जितना लॉ होना, मतलब कोर्ट या लॉयर्स होना चाहिए या जज होना चाहिए या कोर्ट सिस्टम होना चाहिए पर पॉपुलेशन के बेसिस में वो बहुत ही कम है, ठीक है, बिकॉज हमारा सोशल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। इस पे मेन रीजन तो ऑब्वियसली है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे देश में आना, ठीक है, हमारे देश को मूर्ख बनाना, हमारे देश को लूट मार करना, उसके बाद देश को एक मतलब एक अनाथ की तरह छोड़ के चले जाना, एक मूर्ख देश को, मतलब देश तो मूर्ख नहीं था, देश को मूर्ख बना के लूट मार करके चले जाना, फिर इस देश में लोगों को समझाते समझाते और कुछ करप्टेड पॉलिटिशियंस का वोट बैंक का राजनीति करते करते देश का सिस्टम और बदतर होने लगा, ठीक है, और बदतर होने लगा, डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, रेमेडी का कोई नाम नहीं है सर, ठीक है, रेमेडी का नाम नहीं है, बट फिर भी लॉ कोशिश कर रहा है, लॉ कोशिश कर रहा है कि लॉ में तो है लेकिन अभी लॉ में होना भी जरूरी है और उसका एक प्रॉपर एप्लीकेशन होना भी जरूरी है, कि पहले तो लॉ बनाओ उसके बाद एप्लीकेशंस देख लेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत एप्लीकेशन जरूर है बट इंडिया में ये प्रॉब्लम अभी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी समझ जाओगे कि क्या प्रॉब्लम है सिविल रॉन्ग में, और सिविल रॉन्ग के रिगार्डिंग जस्टिस मिलने में इतना देरी क्यों होता है इसका भी आइडिया आपको है, ठीक है, और आगे और हो जाएगा। अच्छा, द पर्पस ऑफ लॉ इज नॉट टू प्रिवेंट द फ्यूचर ऑफेंस बट टू पनिश द वन एक्चुअली कमिटेड। लॉ का पर्पस क्या है? फ्यूचर में गलतियां नहीं होगा इसलिए लॉ है, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्यूचर में गलतियां फिर से होगा या हो सकता है, मेन पर्पस इज दैट कि जो गलती करेगा उसको सजा होना चाहिए। आयन रैंड का बड़ा ही फेमस बातें हैं, दे आर वेरी फेमस लॉ पर्सनल्स या लॉ प्रैक्टिशनर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो एन रैंड, ठीक है, लीगल मैटर में बहुत ही फेमस है। तो आपको जस्ट ये बताना चाहूंगा मैं, द पर्पस ऑफ लॉ इज नॉट टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंस, फ्यूचर में गलतियां कम होगा नहीं होगा, पब्लिक इससे कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट मेन पार्ट इज दैट बट टू पनिश द वन एक्चुअली कमिटेड, जो गलती किया है उसका सजा होना चाहिए, ठीक है, गलती करोगे तो सजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है, ये बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट का वन ऑफ द मेन पर्पस है, ठीक है। लॉ क्या है? लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के बारे में कुछ और बातें सुनो। लॉ इज अ ग्रेट सिविलाइजिंग मशीनरी, द ग्रेट सिविलाइजिंग मशीनरी, मतलब हमें, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना सभ्यो, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं सभ्यता, ठीक है, मतलब सभ्य मतलब जब इंसान सभ्य होते हैं, सिविल बनते हैं, ठीक है, तो वो सिविलाइज्ड बन जाते हैं, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं सभ्यता। हमारे देश में, भारत में तो सभ्यता या सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, बहुत पुराना, इवन अभी तक जो प्रूव है इंडिया का सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आज से कम 10,000 साल पुराना होगा। उसका एक एग्जाम्पल्स बनारस है, आज भी काशी बनारस, हाँ, मतलब जो 5000 ईयर्स पुराना शहर आज भी जिंदा है। तो इतना पुराना सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है, इससे ये प्रूव होता है कि हमारा सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। ये अलग बात कि हम लोग अब उसको ठीक से रख नहीं पाए या फिर विदेशी लोग हम लोगों को अटैक करके हमारा सिविलाइजेशन को तोड़ मोड़ दिया, और हमारा भी गलती है कि हम उसको रख नहीं पाए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट पॉइंट इज दैट चाहे समय आज से 5000 साल पुराना हो और चाहे बात आज का हो,
एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि लॉ कंट्री में हमेशा एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। जब किसी टाइम पे देश के अंदर लॉ है या लॉ नहीं है, ठीक है, अगर लॉ नहीं है तो मुश्किल क्या है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। पब्लिक जब भी कोई गलती करेगा उसका गलती का सजा नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है, तो फिर आप किस तरह से देश को बनाओगे, ये पहला बात। दूसरा बात, अगर लॉ है तो उसका एप्लीकेशन भी जरूरी है। तो इसीलिए कहता है लॉ इज अ ग्रेट सिविलाइजिंग मशीनरी, इट लिबरेट्स द डिजायर टू बिल्ड एंड सबड्यूज द डिजायर टू डिस्ट्रॉय, एंड इफ वार कैन टीयर अस अपार्ट, लॉ कैन यूनाइट अस। अगर युद्ध हमें अलग कर सकता है तो लॉ हमें एक कर सकता है, आउट ऑफ फियर और लव और रीजन or all three. Law is the greatest human invention. All the rest give may mastery over his world. Law gives his mastery over himself. ठीक है, ये लेनन बी जॉनसन 1965 में ये सब चीज बताया था। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों ने लॉ के बारे में बहुत सारा बात किया है। तो टॉड भी एक इसी तरह का प्रॉब्लम है जो रॉन्ग है, जिस रॉन्ग को बेसिकली ठीक करना है। बेसिकली ये जो लॉ ऑफ टॉट जो वर्ड है, द वर्ड टॉट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रॉन्ग, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, ये जो टॉट वर्ड है ये एक्चुअली फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है रॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली टॉट वर्ड कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड से आया, ठीक है। हम लोग बहुत बार लैटिन वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो पॉइंट इज दैट द वर्ड टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज फ्रॉम द वर्ड टॉर्टम, ओके। तो ये रॉन्ग वर्ड कहाँ से आया, फ्रेंच से आया। टॉट वर्ड कहां से आया, लैटिन से आया। लैटिन मतलब रोमन, इटालियन, ओके, रोमन या इटालियन। लैटिन लैंग्वेज फ्रॉम द वर्ड टॉर्टम, thus simply stated tort means wrong, but every wrong or wrongful act is not a tort. Tort is really a kind of civil wrong as opposed to criminal wrong. Wrongs in law are either public or private, या तो वो पब्लिक रॉन्ग है या तो वो प्राइवेट रॉन्ग है, बट रॉन्ग इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग के बारे में या टॉट के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी लेना है। तो चलिए मैं आपको टॉट लॉ इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ओवरव्यू बताता हूँ, ठीक है, कि क्या है ये रॉन्ग, किस तरह से इसको संभाला जाता है, कब कब रॉन्ग के बारे में बातचीत होता है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा, बट इतना भी तंग नहीं करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, हर चीज समझ में आएगा। तो वही मैं आपके साथ चलो सर थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर है प्रॉपरली, संपद, नंदिनी, मिसेस बैनर्जी? यस सर। यस सर। चलिए टॉट लॉ इन इंडिया के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अब क्या अपडेशन है टॉट लॉ में, वो भी आपको लेटेस्ट अपडेशन भी पता चल जाएगा। सो टॉट लॉ इन इंडिया इज प्राइमरीली गवर्न्ड बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट एज इन अदर कॉमन लॉ, ठीक है। जुरिस्डिक्शन वाइज जो बेसिकली नियम को पालन करना पड़ता है, गलती करने से सजा होता है, नॉर्मल बाकी जुरिस्डिक्शंस के साथ ही है। Supplemented by the statutes governing damages, civil procedures and codifying common law torts. As in other common law jurisdictions, a tort is breach of a non-contractual duty. मतलब बेसिकली क्या होता है, एक लॉ होता है सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। ये भी पढ़ाया गया है बहुत लोगों को, और जिन्होंने नहीं किया उसको आगे आगे पढ़ाया जाएगा ना। बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये इसमें ना एक्चुअली ये बताया जाता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो पब्लिक के साथ पब्लिक का हो, पब्लिक के साथ प्राइवेट का हो, प्राइवेट के साथ किसी और प्राइवेट का हो, ठीक है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना, संपद याद आ रहा है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? हाँ सर, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, फिर उस एग्रीमेंट को जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। बट हम लोग टॉट के अंदर जो बात अभी करने जा रहे हैं ना, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का बात नहीं है। किसी के साथ किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, हाँ, तो सजा होगा या फिर डैमेज क्लेम होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, ठीक है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी नहीं है, फिर भी आपने ब्रीच किया। टॉट इज अ ब्रीच ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। मतलब कुछ ड्यूटी होते हैं जो आप नहीं तोड़ सकते, भले ही कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। विच हैज कॉज डैमेज टू प्लेंटिफ, मतलब जो बेसिकली केस लेके गया है। प्लेंटिफ किसको बोलते हैं? प्लेंटिफ मतलब जो कोर्ट में
केस को लेके गया कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है, गिविंग राइज टू सिविल कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, जिनको सिविल कॉज ऑफ एक्शन लगा है एंड फॉर विच रेमेडी इज अवेलेबल, एंड जिसके लिए रेमेडी भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके वो टॉर्ट लॉ बनेगा, ठीक है। टॉर्ट लॉ बेसिकली क्या है, जो सिविल रॉन्ग है उसका कानून, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर रेमेडी आपको देना पड़ेगा, किसको, जो प्लांटिफ है उसको। प्लांटिफ कौन है, जो कोर्ट में प्रॉब्लम को लेके गया कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। अब प्रूव करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके बोलेगा मेरे साथ गलत हुआ है, बोलने से थोड़ी होता है, ठीक है, अब गलत को भी प्रूव करना पड़ता है। टॉर्ट लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत ही याद रखना चाहिए, एज ए डेफिनेशन हो, एज ए कॉन्सेप्ट हो, जिसमें आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। टॉर्ट लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स है, जैसे असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इंटेंशनल इन्फ्लिक्शंस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है। अब ये सब क्या है, आगे का चर्चा का विषय है। प्रॉपर्टी टॉर्ट्स में ट्रेसपास, लैंड हो, चैटल्स हो, कन्वर्जन हो, ठीक है। कुछ डिग्निटरी टॉर्ट्स भी हैं, अप्रोप्रिएशन, डिफेमेशंस। डिफेमेशंस मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मतलब किसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं मानहानि, बंगाली में बोलते हैं हम लोग मानहानि, मतलब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचना, ठीक है, मानहानि। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, किसी का प्राइवेसी छीन लेना, ठीक है, मतलब बेसिकली इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब किसी का ब्रेड एंड बटर छीन लेना। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, abuse of process, malicious prosecutions, सेक्सुअल टॉर्ट्स भी है, ठीक है, क्रिमिनल कन्वर्सेशंस भी है, सेडक्शंस भी है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस भी है, ठीक है, नेग्लिजेंट टॉर्ट्स भी है। तो बेसिकली टॉर्ट बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। अब बात यही है सर, इतना सारा टॉर्ट तो आपने बता दिया, बट सबका मतलब तो बताओ। हाँ सर, वही तो बताना है आपको धीरे धीरे, कि इतना सारा टॉर्ट का मतलब भी मुझे आपको बताना है। तो चलो सर, मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। If a remedy does not exist, अगर किसी पर्टिकुलर गलती में रेमेडी अवेलेबल नहीं है, it tort has not been committed, since the rationale of tort law is to provide a remedy to the person who has been wronged। मतलब अगर रेमेडी नहीं है इसका मतलब गलती नहीं हुआ है, लेकिन अगर रेमेडी है इसका मतलब गलती हुआ है, और तभी वो टॉर्ट लॉ का पार्ट है, ठीक है। बात पॉइंट टू बी नोटेड सर। अगर रेमेडी नहीं है, रेमेडी तो होगा, अगर सच में गलती है तो रेमेडी कुछ ना कुछ जरूर होगा और होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोर्ट का काम है, लॉयर्स का काम है, वो कोशिश करेगा कैसे भी करके जिसके साथ गलत हुआ है उस गलती का सजा उनको मिले, ठीक है। लेकिन अगर रेमेडी देने में लॉ नाकाम रहता है ड्यू टू सम रीजन, तो फिर वो गलती प्रूव नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो टॉर्ट या रॉन्ग प्रूव नहीं हुआ है। While Indian tort law is generally derived from English law, मतलब हमारा करंट जैसे नॉट जस्ट टॉर्ट लॉ, लॉट्स ऑफ लॉ आप लोगों ने देख रहा सर, जो भी लॉ हम लोग बिजनेस लॉ में पढ़ते हैं या फिर जुरिस्प्रूडेंस हो या जनरल लॉ में पढ़ते हैं, मैक्सिमम लॉ हम लोग इंग्लिश लॉ से ही लिए, बिकॉज जस्ट फ्यू इयर्स बैक, 60-70 ईयर्स बैक इंग्लिश हमसे दूर गया है। तो उनका जो सिस्टम ऑफ वे ऑफ लीगल सिस्टम था, उनसे भारत ने बहुत सारा चीज कॉपी किया, ये तो ऑब्वियसली है रिसेंट ट्रेंड में, लेकिन हाँ काफी चीजों में चेंज भी किया है, ठीक है, समय के साथ साथ चेंज भी किया है। हो सकता है कि इंग्लिश लॉ में नहीं है बट भारत के लॉ में है, इंग्लिश लॉ में अमेंडमेंट नहीं लाया बट भारत ने लाया, या फिर भारत ने अमेंडमेंट नहीं लाया बट इंग्लिश लॉ उसको चेंज कर दिया, ऐसा है। बट हमें अभी उस मैटर में नहीं जाना है, बट इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये डिराइव हुआ है इंग्लिश लॉ से रिसेंट ट्रेंड में। There are certain difference between two systems. Indian tort law uniquely includes remedies for constitutional torts, ठीक है, संविधानिक वे में जो गलती है उसका रेमेडी निकालेगा कौन, इंडियन टॉर्ट, which are actions by the government that infringe upon rights enshrined in the constitution, as well as a system of absolute liability for business engaged in hazardous activity। अगर कोई बिजनेस हैजर्डस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, हैजर्डस मतलब जो प्रॉब्लमेटिक, हैजर्ड बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ कुछ है, तो उनको एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी होता है और गवर्नमेंट उसका रेमेडी भी ढूंढेगा। ये गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन वाइज काम है, ठीक है। अब आगे आगे देखो कि क्या है अलग अलग बातें, कुछ बैकग्राउंड के बारे में सुन लीजिए पहले। As tort law is similar in nature across common law jurisdictions, ये बेसिकली कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन का पार्ट, मतलब एक साधारण लॉ है, ठीक है, जो साधारण गलतियां हैं वो गलतियां का रेमेडी चाहिए, है ना। कोर्ट्स हैव रेडीली रेफर्ड टू द केस लॉ फ्रॉम अदर कॉमन लॉ, मतलब क्या है, क्योंकि ये कॉमन लॉ है तो एक कोर्ट क्या करते हैं, दूसरे के मतलब केस लॉ को रेफर करता है, ठीक है, खुद के मतलब सोल्यूशंस के लिए। कि जैसे मानो भारत में हुआ है कुछ प्रॉब्लम, तो भारत यूके को फॉलो कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर सकता है, कनाडा को फॉलो कर सकता है, या फिर सेम टू सेम वाइस वर्सा,
भारत में कुछ केस का प्रॉब्लम सॉल्व पहले हो चुका है तो कनाडा उसको फॉलो कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया फॉलो कर सकता है, यूके फॉलो कर सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है, इन एडिशन टू डोमेस्टिक प्रेसिडेंट। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा डोमेस्टिक एरिया में इस पर्टिकुलर मैटर में क्या स्थिति है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एज लॉ ऑफ टॉट इज सिमिलर इन नेचर अक्रॉस कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, मतलब बेसिकली जहां जहां कॉमन लॉ चलता है, ठीक है, साधारण लॉ जहां जहां चलता है, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में सिमिलर इन नेचर देखा जाता है, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एटसेट्रा, इन एडिशन टू डोमेस्टिक प्रेसिडेंट। हाउएवर अटेंशन इज गिवन टू लोकल नॉर्म्स। बट एक बात देखना पड़ेगा, भले ही आप इंडिया में बैठ के कनाडा में क्या हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है या यूके में इस तरह का प्रॉब्लम में जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम में यूके ने क्या डिसीजन लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने क्या डिसीजन लिया था, भले ही आप उसको रेफर कर सकते हो या फिर उसको आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो, बट लोकल नॉर्म्स एंड कंडीशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि लोकल मतलब आपके कंट्री में, आपके डोमेस्टिक एरिया में क्या नॉर्म्स है, क्या कंडीशंस है। नॉर्म मतलब क्या, रूल्स, ठीक है। नॉर्म्स का क्या मतलब होता है, कल्चरल प्रैक्टिस, पॉइंट टू बी नोटेड, कल्चरल प्रैक्टिस इन द मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए कल्चर और सब कल्चर, especially in regard to the traditional and customary practices of a particular ethnic or other cultural groups, ठीक है। जैसे हिंदुओं में क्या कल्चर है, मुसलमानों में क्या कल्चर है, बुद्धिस्ट में क्या कल्चर है, ठीक है, सिख में क्या कल्चर है, ठीक है। तो कुछ कल्चर्स को भी ध्यान में रखा जाता है जिसको लोकल नॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है, लोकल नॉर्म्स कहा जाता है। तो ये एक यूनिक मैटर भारत को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स कंट्री है ना सर, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स कंट्री है? तो प्लीज टेल मी। हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। बताइए, है ना। इंडिया वर्ल्ड के बहुत ही डाइवर्स कंट्रीज में से एक है, ठीक है, एक नहीं मतलब एक्चुअली है, मतलब सबसे डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज भारत में इतना सारा लोग रहते हैं। हाँ, भले ही हिंदुओं का देश है, बट ये बात आप बोल नहीं सकते, ठीक है, बोलने से लोग चिल्लाएगा, लेकिन बात है सर, ऑब्वियसली हिंदुओं का देश है, ठीक है, हिंदुस्तान है, तभी तो नाम हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान नाम तो ऐसे ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत बार अटैक हुआ है, बहुत बार इन्वेजन हुआ है, तो बहुत सारे और लोग भी भारत में आया है, कोई शरणार्थी बन के आया था, कोई लूटने आया था, ठीक है, वो रह गया, ठीक है, फिर कोई छीन के बोला कि मेरे को अलग से देश दे दो, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, भारत को छीन छान के बना दिया, ठीक है, वो अलग बात। बट फिर भी इसका डाइवर्सिटी अभी भी है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी जितना होगा उतना क्या हो जाएगा सर, लॉ कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। जितना डाइवर्सिटी हम बोलने में अच्छा लगता है कि इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इट्स वेरी ट्रू, बट लीगल मैटर में डाइवर्सिटी कितना प्रॉब्लम कर सकता है ये तो आपको नजर आ ही रहा है ना सर। हेलो, क्या डाइवर्सिटी, हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट क्या सच में रियल लाइफ में ये डाइवर्सिटी में यूनिटी अच्छा मतलब हम लोग फील कर पाते हैं? हाँ सर, वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव और किताबी बातें दोनों मैच नहीं करता है। बिकॉज एक बात तो सही है कि प्रॉब्लम क्या हो जाता है, भारत जैसे कंट्री में नॉर्म्स को इतना इसलिए ध्यान दिया जाता है। ऐसे एक बेसिक सा ख्याल मेरे मन में आ रहा था, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड विथ ऑल रेस्पेक्ट टू द सोशल कस्टम्स, सबका अपना अपना है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन एक क्या है ना, अगर देश एक हो, फैमिली जब एक है, देखिए एक फैमिली के अंदर आप ही बताओ, या आप सोचो एक बार, जब एक फैमिली के अंदर 3-4 भाई रहता है, ठीक है, 3-4 भाई का शादी होता है, हाँ सर, उनके घर में अलग अलग जगह से वाइफ्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग घर से, ठीक है, उनका शादी होता है तो उनका बीवी आएंगे, तो उनका जो भी स्त्रियां आते हैं वो अलग अलग घर से आते हैं, उनका अलग अलग कल्चर्स है ना। फिर क्या प्रॉब्लम होता है सर, जब सबका कल्चर्स अलग होता है, सबका खान पीन थोड़ा मतलब कोई क्या खाएगा, कोई और क्या खाएगा, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, घर यूनाइटेडली रह पा रहा है क्या? प्लीज टेल मी, जस्ट एक जेन्युइन चीज पूछ रहा हूँ, क्या घर यूनाइट रह रहा है सर, यूनाइटेड हाउस होल्ड? प्लीज टेल मी नो सर, सर। जो नो सर, जो जेन्युइन चीज है मैं वही बता रहा हूँ, मैं कोई बाहर से कोई बात जबरदस्ती खींच के नहीं ला रहा। अब यूनाइटेड हाउस होल्ड इतना आसान नहीं है आज के डेट में, बिकॉज
कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, कोई थोड़ा बहुत एक दूसरे को इज्जत नहीं देना चाहता। ठीक है, इज्जत तो छोड़ो, इज्जत का बात ही नहीं है यहाँ पर, इज्जत तो फिर भी दिया जा सकता है, सम्मान मिल सकता है, बट कोई किसी के लिए अपना बैड प्रैक्टिसेस को भी छोड़ना नहीं चाहता। वो गलत है बट फिर भी वो बोलेगा नहीं मैं सही हूँ। ठीक है, अब अगर सिंपल सिंपल फैमिलीज में ऐसा हालत है तो ये तो एक 140 करोड़ का देश है। हाँ, यहाँ पर अगर सब कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं करेगा, एक दूसरे का इज्जत नहीं करेगा, कोई अपना गलत प्रैक्टिस जो यूनिटी को तोड़ता है, ठीक है, यूनिटी को तोड़ता है, उसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो फिर देश एक कैसे रहेगा? बिग क्वेश्चन। मैं, मेरे मन में सवाल जो था मैं आपके साथ बस शेयर किया। ठीक है, मुझे नहीं पता, ये हो सकता है कोई टॉप लेवल लोगों को भी पता नहीं है मुझे जितना लगता है, बट इट्स अ रियली टफ मैटर। ठीक है, कि देश के अंदर भले ही सुनने में अच्छा लगता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट इट्स रियली टफ टू इम्प्लीमेंट। डाइवर्सिटी सुनने में अच्छा लगता है, वो उसके ऊपर प्रबंध लिखना अच्छा लगता है, रचना लिखना अच्छा लगता है, बट वास्तव में इसको एप्लीकेशन करना इट्स रियली टफ, इट्स रियली टफ। तो जो भी हो, मैं आपको बता दिया, जैसे हाउस होल्ड में प्रॉब्लम है ना, सेम प्रॉब्लम जब इतना बड़ा देश के अंदर हो तो वो भी प्रॉब्लम ही होगा। हाँ, ठीक है सर, ये सब तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, ये सब में मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। तो चलिए मैं आपको और आगे बढ़ाता हूँ, टॉर्ट के अंदर लेके चलता हूँ कि नॉर्म्स, लोकल नॉर्म्स, कल्चर्स, उसको भी देखना पड़ता है लॉ को। लॉ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बता सकता, बिकॉज लॉ को ये सब मैटर को भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बोला ना, इज गिवन टू लोकल नॉर्म्स एंड कंडीशंस as well as India's distinct constitutional framework in applying foreign precedent। अगर कोई फॉरेन मैटर, फॉरेन केस लॉज, जो फॉरेन में कुछ डिसीजंस लिया गया था, उसको भारत अप्लाई करना चाहता है, कर सकता है, नो इशू, करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉरेन में, कनाडा में, यूके में कुछ मैटर में प्रेसिडेंट लिया गया है, उसको भारत फॉलो करना चाहता है, भारत कर सकता है। बट भारत का डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारा संविधान बहुत सारे अलग अलग मैटर में बात करता है। जैसे एक तरफ भारत बात करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, भारत का संविधान आप लोगों में कुछ ही दिन पहले पढ़ाया है ना, 4-5 लंबा लंबा क्लासेस में आपको हर एक मैटर में बात किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर एक तरफ हम लोगों ने एक बात कहा कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ ताकि आप समझो, आप किसी भी रिलीजियंस को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, रिलीजियन प्रमोशंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेशन कर सकते हो, आपको फ्री एक्सप्रेशन का मौका भारत देता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हो, किसी के बारे में भी बोल सकते हो, नो इश्यू विद दैट। बट ये एक तरफ जैसे ये बात बोल रहा है, दूसरी तरफ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बता रहे हैं, ठीक है, कि आप भारत का यूनिटी को नहीं तोड़ सकते, आप ऐसा किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते जिसमें भारत का यूनिटी तोड़ जाए। आप कोई ऐसा बात नहीं बोल सकते जो भारत को यूनाइट करने में या भारत के हार्मोनी को नष्ट करता है। ठीक है, तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसको मर्जी मंदिर बनाए, जिसको मर्जी मस्जिद बनाए, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि हार्मोनी को नष्ट ना करे। अब ये कैसे संभव है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना। एक तरफ आप बोलते हो कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि आप ऐसा कोई बात मत करो जो भड़कावा है, जो किसी के खिलाफ है। एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हो, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि भड़कावा राजनीति नहीं करने देंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सबको खुश करना चाहा, और सबको खुश करने के चक्कर में क्या हो गया सर? केओस बन गया। सबको खुश करके चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, संविधान में बोला है तो हर चीज सही है या हर चीज गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये एज एन एजुकेटेड पर्सन मन का सवाल है। ठीक है, आपको भी ऐसे सवाल मन में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को गलत बोलो, नहीं, गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजों में सोच विचार करने का मांग आता है, डिमांड होता है, उसके बारे में जरूर सोचिए और संविधान को और अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको संविधान के बारे में रफ आइडिया दे दिया, अब आगे आगे मैं इतना आपको बोलूंगा कि आप घर में संविधान खरीदिए या परचेस कीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, आप संविधान को घर में बैठे बैठे पढ़ते रहिए, बहुत हेल्प मिलेगा। अच्छा, ऐसे भारत का संविधान बहुत ही डिस्टिंक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज अप्लाइंग फॉरेन प्रेसिडेंट, लेकिन इसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए कि भाई लोकल नॉर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। The legislature have also created statutes to provide for certain social conditions. Similar to other common law countries, aspects of tort law have been codified.
ठीक है, इसको भी लॉ बनाया गया है। टॉर्ट के बारे में भी कोडिफाई मतलब लॉ बनाया जाता है, ठीक है, कोड, ठीक है, कोड मतलब लॉ। ओके, अब आगे देखिए, certain conduct which gives rise to cause of action under tort law is additionally criminalized by the Indian Penal Code। किसी किसी मैटर को क्रिमिनलाइज्ड भी किया गया एज पर आईपीसी, ठीक है, और अदर, जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल में मैंने पेनल कोड भी पढ़ा के रखा, और अदर क्रिमिनल लेजिस्लेशंस where a tort also constitutes a criminal offense, its prosecutions by state does not preclude the aggrieved party from seeking a remedy under tort law। बट अगर वो क्रिमिनल लॉ बन जाएगा फिर टॉर्ट लॉ में आपको उसका रेमेडी नहीं मिलेगा। The overlap between two areas of law is result of distinct purpose, each serve as the nature of the remedies each provides। मतलब देखिए, कभी अगर ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल सिविल रॉन्ग, ठीक है, टॉर्ट तो सिविल रॉन्ग को बताते हैं, अगर सिविल रॉन्ग कभी क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसमें सिविल रॉन्ग कैसे उसका रेमेडी दे पाएगा, फिर आपको क्रिमिनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कुछ मैटर यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या है ना, अपने अंदर ही मुश्किल में आ जाता है। इन इंडिया, as the majority of common law jurisdiction, the standard of proof in tort cases is the balance of probabilities as opposed to reasonable doubt standards। मैं आपको बताता हूं कि ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या है। बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब गलत हुआ है किसी के साथ, प्रूफ कैसे होगा। इज a legal duty that encompasses two connected but separate ideas। दो कनेक्टेड है बट सेपरेट आइडियाज, ये बोल रहा है गलत हुआ है, दूसरा बोल रहा है गलत नहीं हुआ है। दैट अप्लाई फॉर एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स इन ए ट्रायल बिफोर ट्राइब्यूनल। मतलब आपको प्रूव करना है व्हाट इज सही। ट्रूथ तो कुछ है सर, ट्रूथ तो कुछ है ना। कोई बोलेगा नहीं वो भी सही है ये भी सही है। हम लोग कई बार ना प्रॉब्लम को छुपाने के लिए, या फिर जैसे हम लोग बंगाली में एक चीज बोलते हैं, साग दिए माछ ढका। आई होप आप सभी को पता है। संपद, नंदिनी, मिसेस बैनर्जी, वी ऑल नो दिस ना, साग दिए माछ ढका, Yes. व्हाट इज दिस, है ना। तो बेसिकली साग से आप मछली को ढक सकते हो क्या? साग से मछली नहीं ढक सकते, बिकॉज मछली का एक सर, अलग ही, हाँ, ढका जा सकता है साग से? नो सर, नो, नॉट আঁচটে গন্ধ पॉसिबल। বেরিয়ে যাবে। एग्जैक्टली उसका जो आस्ते स्मेल है, या फिर सुगंध बोलो दुर्गंध बोलो, आई डोंट नो, मैं इसको ना तो दुर्गंध बोलूंगा ना तो सुगंध बोलूंगा, उसका जो स्मेल है वो बाहर निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कई बार क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस की जगह उसको छुपाना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, है ना, कि भाई नहीं तुम भी ठीक तुम भी ठीक। ये थोड़ी ना होता है कि दोनों ठीक है, तुम भी गलत, ऐसे थोड़ी होगा। कोई एक तो गलत है ना, कोई एक तो गलत है। तो एग्जैक्टली यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो गलत हुआ है किसी के साथ, तो वो गलत हुआ है या किसी के साथ गलत हो रहा है, इसको प्रूव करना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम है। बट लॉ है सर, वो अपना जुगाड़ लगाएगा, ठीक है। तो रीजनेबल डाउट स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस और दी preponderance of the evidence standards used in American tort litigations, basically वही एक ही बात है, burden of proof, although the latter is extremely similar in practice to the balance of probability standards। मतलब burden of proof similar to the constitutional presumptions of innocence in Indian criminal law, the burden of proof is on the plaintiff। plaintiff मतलब जो कोर्ट में केस को लाता है, ठीक है, ये जो बताते कि भाई मेरे साथ इन्होंने गलती किया, ये मेरा केस फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लगता है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि है आपके साथ गलत हुआ है। इन इंडिया, लाइक द मेजोरिटी ऑफ कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन इन एशिया, एशिया में एंड अफ्रीका में मैक्सिमम कंट्री में ये पर्टिकुलर पॉइंट यूज होता है। डज नॉट परमिट टू द यूज ऑफ जूरीज, इसमें जूरी नहीं आता, ठीक है, इन सिविल और क्रिमिनल ट्रायल्स, इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू अमेरिका एंड कनाडियन कॉमन लॉ। कनाडा और अमेरिका जैसे कंट्रीज में ये कॉन्ट्रास्ट में अलग होता है, ठीक है, वहां पर जूरी आ जाता है, मतलब बेंच होता है। कॉमन यूज ऑफ जूरीज मतलब कॉमन जूरीज इस तरह के होते हैं सर। यूज ऑफ जूरीज मतलब इस तरह से, जूरी ट्रायल और ट्रायल बाय जूरी इज अ लॉफुल प्रोसीडिंग्स इन व्हिच जूरी मेक्स अ डिसीजंस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ तो ठीक है, जो प्लेंटिफ है वो लाएगा, बट जूरी भी उसको देखभाल करने का बात करता है। बट भारत में सिविल रॉन्ग के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जो ओनर्स जो है बर्डन ऑफ प्रूफ का, ये प्लेंटिफ पे ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कहाँ है, ये बैकग्राउंड है भारत का टॉर्ट लॉ का। अब आपको मैं और इंपॉर्टेंट बायोमेटर में लेके जा रहा हूँ। इतना देर से मैं आपको टॉर्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग देशों के साथ टॉर्ट लॉ का क्या कनेक्शन है, ठीक है, अगर कॉमन लॉ है क्या आप उनसे डिसीजन ले सकते हैं अपने देश में, इसके बारे में बात कर रहा था। अब मैं आपको अलग अलग टॉर्ट के बारे में बताऊंगा, अलग अलग
टॉर्ट के बारे में बताऊंगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर कि क्या क्या टॉर्ट हो सकता है और किस तरह से टॉर्ट को हैंडल किया जा सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच सर, पेशेंस के साथ, जो आप लोग हमेशा करते हैं। तो सुनिए और देखिए। जैसे अगर आप कैटेगरीज ऑफ टॉर्ट्स देख पा रहे हैं ना, कैटेगरीज ऑफ टॉर्ट्स में आप देखिए, ट्रेसपास टू द पर्सन। ट्रेसपास मतलब किसी को मारपीट करना। संपत, संपत को मेरा आवाज आ रहा है? संपत, अगर मैं तेरे को मार दूं, थप्पड़ लगा दूं तो? हाँ, सर कोनो प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सर हूँ तो स्टूडेंट है, इसलिए तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना कारण का मारूं तो? हाँ, ऐसे ही जाके दुमादुम मार दिया। हाँ, हाँ, मार्केट में जाके मार दिया, ठीक है, ऐसे सर नहीं, ऐसे ही मार दिया। हाँ, कुछ प्रॉब्लम था तेरे साथ मेरा, ठीक है, तो मार दिया। बट भाई प्रॉब्लम था तो तुम प्रॉब्लम को कहीं पर बोलो, खुद क्यों मारपीट करोगे? तो जो भी हो, ट्रेसपास टू दी पर्सन यहाँ पर आ जाता है। ट्रेसपास टू दी पर्सन बेसिकली मारपीट करना, किसी को मारना, किसी को धमकाना, ठीक है। एरिया ऑफ टॉर्ट लॉ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ट्रेसपास के भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जो आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रेसपास और ऑफेंस टू द पर्सन इज एनी टॉर्ट कैरेक्टराइज्ड बाय हार्मिंग, किसी को हार्म करना, और थ्रेटनिंग टू हार्म एन इंडिविजुअल्स बॉडी। थ्रेटनिंग टू हार्म एन इंडिविजुअल्स बॉडी, किसी के बॉडी पे आघात करना। This category of tort is closely related to criminal law, as the grounds giving rise to claim of each tort in this category generally constitutes grounds for prosecutions under the penal code. अब ये सब मैटर धीरे धीरे पेनल कोड की तरफ चले जाते हैं। इन कॉन्टेम्पोररी इंडियन टॉर्ट लॉ देयर आर 3 टॉर्ट्स ऑफ दिस वैरायटी। भारत में नॉर्मली देखा गया है कि 3 तरह का टॉर्ट नॉर्मली सामने आ जाता है। सबसे पहले असॉल्ट। असॉल्ट समझते हैं सर? देखिएगा टीवी में बहुत ये सब होता है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है मेरे साथ, ठीक है, दिस काइंड ऑफ। तो असॉल्ट क्या है? While it is typically defined by case law in England or other common law jurisdiction, assault in Indian tort law and in jurisdictions such as Singapore, Pakistan, Bangladesh, and Malaysia, who adopted the Indian Penal Code at the formation of state settlements. State settlements basically ब्रिटिश जहां जहां अपना सेटलमेंट्स बनाया था उसको स्टेट सेटलमेंट्स बताया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश का जो सेटलमेंट्स था, ठीक है, ये British settlements were a group of British territories located in Southeast Asia, originally established in 1826 as part of territories कंट्रोल बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां मोटा मोटी अपना अवेलेबिलिटी बनाया था, बहुत बड़ा उसका एरिया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान तब भारत ही था, मतलब मेन इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, बहुत सारे एरिया में, हांगकांग इधर, ठीक है, बहुत सारे एरिया में इनका था, ठीक है। तो बेसिकली वही बात यहाँ पर भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेट सेटलमेंट, ठीक है। मतलब ये स्टेट सेटलमेंट मतलब ब्रिटिश जहां जहां था वहां पर ये एप्लीकेबल होता है इंडियन पेनल कोड का, ठीक है। और द डिसोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 351 ऑफ द पेनल कोड। इन अकॉर्डेंस विद द पेनल कोड, इंडियन कोड्स हैव हेल्ड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट असॉल्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम एक्चुअल हार्ड कॉस्ट। अब असॉल्ट को प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं कि आप ये प्रूव करो कि आपको कोई मारा है, मतलब सिर्फ फिजिकली किसी को मारना, ऐसी इमेज से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। लुक एट दिस, क्या आपको इमेज दिख रहा है? हेलो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कई बार इमेज हमें बहुत कुछ बता देता है ना, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। अच्छा, असॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, एन असॉल्ट इज द एक्ट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल हार्म और अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट अपॉन ए पर्सन, अनवांटेड or attempt to commit such an action. It is both a crime and a tort, and therefore many result in criminal prosecution, civil liability or both, ठीक है। जनरली द कॉमन लॉ डेफिनेशंस में इसको रखा गया है इस तरह से। अब ये एक साधारण सा मैटर है, लेकिन असॉल्ट जो है, ठीक है, ये कभी कभी बड़ा बड़ी होने से वो कहाँ चला जाता है, क्रिमिनल में भी चले जाते हैं। तो कंस्टिट्यूट असॉल्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम एक्चुअल हार्ड कॉस्ट। थ्रेट कॉन्स्टिट्यूट असॉल्ट, इंडिया में किसी को थ्रेट देना भी असॉल्ट है, याद रखिएगा। हाँ, आप किसी को अगर धमकी देते हो ना, देख लेंगे, हाँ, अरे देखते हो ऐसे, जैसे हमारे यूपी बिहार साइड में थ्रेट देने का एक यस बहुत सर। बड़ा परंपरा रहा है, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। आजकल बंगाल में भी चालू हो गया है, जानते हो ना, ठीक है। अगर आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखोगे ना, तो बंगाल भी कुछ पीछे नहीं है, आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रख सकते,
इवन से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे याद है, नॉट जस्ट इन टुडे, सिर्फ आज तो ममता दीदी का सरकार है, टीएमसी सरकार है, आज का बात नहीं है, जब सीपीआईएम का सरकार था ना, ठीक है, मुझे पूरा पता है कि मेरे लोकल एरिया में एक कॉलेज था, अभी भी है, वहां पर एसएफआई चलता था, ठीक है सर, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो सीपीआईएम का स्टूडेंट्स विंग है। वैसे ही आज की डेट में टीएमसी का स्टूडेंट्स विंग कॉलेज कॉलेज में दिखता है। तो एसएफआई के स्टूडेंट विंग में मुझे आज भी याद है, अगर कोई टीएमसी का स्टूडेंट विंग मतलब बनाना चाहता था तो उसको थ्रेट दिया जाता था, भाई तुम कैंडिडेट तो छोड़ो, तुम नॉमिनेशन भी नहीं डाल सकते, कैंडिडेट खड़ा करना तो बहुत दूर की बात है, करोगे तो क्या होगा, मार दंगा होगा। मतलब आप समझ ही सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा है। आज के डेट में अगर कोई टीएमसी कर रहा है तो बीजेपी अगर आना चाहता है, ठीक है, कैंडिडेट देगा, अरे भाई वोट देना ना देना पब्लिक के ऊपर है, बट कम से कम डेमोक्रेसी में इतना तो जगह दो। अगर कोई बीजेपी एक बड़ा पार्टी है, टीएमसी बंगाल में इतना बड़ा पार्टी है, तो कम से कम बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट आएगा, वोट देने दो लोगों को, इतना डर किस बात का। लेकिन नहीं, लोगों को डराना है, धमकाना है, डरा के शासन करना है। पता नहीं भगवान ने लोगों को मुक्ति देगा कि नहीं देगा, मुक्ति तो छोड़ो, क्या करेगा भगवान ही जाने। जो भी ये चीज करता है, ये जो गुंडागर्दी, ठीक है, बंगाल के राजनीति में गुंडागर्दी एक ओल्ड प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। बिहार में तो गुंडागर्दी पॉलिटिकली क्या बताऊं मैं आपको, ये भी एक अलग लेवल का गुंडागर्दी है, ठीक है। मतलब वहां पर तो डायरेक्ट बंदूकबाजी चलता है, ठीक है, बंगाल में तो मार दंगा होता है, बिहार में बंदूकबाजी चलता है, कट्टा देना है, एकदम कट्टा उठा के दिखा देंगे, हाँ, कट्टा दिखा देंगे, मार भी सकते हैं, पता नहीं किसके मारेंगे, मतलब कोई पता नहीं क्या होगा। दो एरिया है हमारे देश में, एक बिहार और एक ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी मतलब जो आपका बनारस के इस पार वाला एरिया, वहां पर भी बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत दिनों से काफी खराब था, बट रिसेंटली सर हवा टाइट कर दिया सबका, ठीक है। रिसेंट सिचुएशंस हवा टाइट कर रहा है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इतना खबर है। जौनपुर, ठीक है, ये सब जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत ही, और बिहार का पश्चिम बिहार बहुत ही खतरनाक एरिया था। तो ये सब धीरे धीरे बदल रहा है, चलो अच्छा है, स्पेशली यूपी तो बदल रहा है, इतना तो दिख रहा है मुझे। यूपी में खबर भी आता है, काफी काफी ज्यादा अभी लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब ये अच्छा लग रहा है, चाहे कोई भी पार्टी करे, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बट इतना मैं बोलूंगा कि एक गलती है तो उसका सजा होना चाहिए। हर चीज में वोट बैंक वाला चीज अच्छा बात नहीं है, कि नहीं नहीं कुछ मत बोलो वोट बैंक है, कुछ मत बोलो वोट बैंक है, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। गलती को गलती बोलो, अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं तो क्या है ना, खुल के सांस भी नहीं लिया जाता सर, खुल के सांस भी नहीं लिया जाता, खराब लगता है इसको। इसको इंडिपेंडेंस नहीं बोलता। हाँ, ब्रिटिश चला गया बट हम लोग अभी भी आजाद नहीं हुए, क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिश के चमचा वाले गिरी करने वाले लोगों का क्या बन गए, कृतदास बन गए। खुल के बात ही नहीं कर सकते, खुल के बोलोगे मार देगा, धमका देगा, जिंदा लटका देगा, हाँ कहाँ गाड़ देगा पता ही नहीं चलेगा। पुलिस केस फाइल करो तो सुनेगा ही नहीं, उसको ही जेल में डाल देगा, सड़ते रहो। कहीं भी ऐसा होते रहे सर, अच्छा बात नहीं है ना। उसको बोलते हैं हीरोक राजार देशे, देखा आप लोगों ने हीरोक राजार देशे? सत्यजीत रॉय का बड़ा ही फेमस यस मूवी है। सर। हीरोक राजार देशे, हाँ, मतलब ये मूवी লাস্টের সিন কবে হবে কে জানে। गॉड नोस, लास्ट सीन कब होगा क्या पता। दौड़ी धरे मारो टान, राजा हवे खान खान। यस सर। सीरियसली, नहीं सीरियसली, ऐसे राजा को जो भी जहां भी रहे, ये दौड़ी धरे मारो, खान खान करो। बट पता नहीं सर, ये पब्लिक कब सुधरेगा। वो तो फिर भी राजा का शासन था, ये तो डेमोक्रेसी है, नाम का डेमोक्रेसी, जानते हैं ना, हमारे देश में नाम का डेमोक्रेसी, काम का डेमोक्रेसी कब होगा। पब्लिक को भी पता नहीं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो वो डेमोक्रेसी क्या करेगा। उनको लगता है पार्टी जो चलाता है वही राजा है, मतलब पब्लिक का ऐसा सोच हो गया। मतलब इवन एजुकेटेड पीपल लाइक अस, हाँ, हम लोग सिर्फ बोलते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बट फिर भी एटलीस्ट हम लोग मतदान तो कर पाते हैं, ये डेमोक्रेटिक राइट हमारा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोगों को इतना है कि वो उसको पता ही नहीं कि डेमोक्रेसी क्या है। अब ये दुख है हमारे देश का। उनको लगता है बीजेपी बीजेपी शासन में तो बीजेपी राजा है, टीएमसी शासन में तो टीएमसी राजा है, सीपीएम शासन कर रहा है तो सीपीएम राजा है। अरे भाई कोई नहीं राजा है डेमोक्रेसी में।
पब्लिक राजा है, बट ये बात पब्लिक को कौन समझाए? এখন রানীর দেশ হয়ে গেছে স্যার। अब तो रानी का देश चल रहा है। স্কুলগুলোতে ছুটি দিচ্ছিল না, মানে আমার ছেলে ভবনসে পড়ে, ভারতীয় বিদ্যা ভবনে, মানে জোর করে করে স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছে। समझ में नहीं आता। अब जब गर्मी था तब तो नहीं दिया छुट्टी, अब तो गर्मी नहीं है। না ওই যে মমতা ব্যানার্জি ডিক্লেয়ার করেছিল না, রানী বলে দিয়েছিল সব প্রাইভেট সরকারি সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে। এবার কিছু স্কুল তো সেটাকে মানছিল না, তো রানীর তো রাগ হচ্ছিল, সেই জন্য আবার মানে এই সিস্টেম চালু হয়েছে আর কি। স্যার শুরু তো 11-12 করে রেখেছে স্যার, 10-11-12 10 না আমার 11 ছেলে 12 সিক্সে। হ্যাঁ খোলা রেখেছে স্যার, 10-11-12 আর কলেজ এটা খোলা রেখেছে। পরীক্ষা হচ্ছে 11-12 এর। এটা বন্ধ করে দেবে, এটুকুই গ্যারান্টি স্যার, এটাকে বাঁচিয়ে রাখবে, এটা বন্ধ করে দেবে। गॉड नोस, শিক্ষা पता नहीं। ব্যবস্থা খারাপ হয়ে গেল স্যার, খুব খারাপ। खूब खराब शिक्षा व्यवस्था, अवस्था खूब खराब। मेकिंग ऑफ एनी जेस्चर, अच्छा ओके देखिए, अब इसका जो पॉलिटिकली असॉल्ट है तो उसका क्या होगा? इसको तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसका कोई रूल नहीं है, एक्चुअली है जगह, बट पब्लिक ना माने तो नहीं होगा। मतलब वो क्या होता है ना, जब আমার शासन শুধু একটাই কোয়েশ্চেন স্যার, মানে কেউ এমন কেউ নেই যে বিরুদ্ধে দাঁড়াবে বা ঠিকঠাক করে দেশটাকে চালাবে, এমন কেউ আসছে না। অ্যাকচুয়ালি বাংলার মাটি থেকে মানে বাংলার স্বর্ণযুগ তো শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে আমরা শুধু এখন ওই ইতিহাসেই পড়বো, সুভাষ বোস, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, হ্যাঁ, এগুলো এখন ইতিহাস। মানে অ্যাকচুয়ালি পুণ্যভূমি হওয়ার জন্য, মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক জায়গায় বলেছে না কি আহ, বাংলা পুণ্যভূমি, সোনার বাংলা। বাট বেসিক্যালি সোনার বাংলার যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, বা যে শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার বাড়িতে বাড়িতে ছিল, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা তো নষ্ট হয়ে গেছে। যখন স্যার সোনার বাংলা উল্টে এসেছে স্যার। শিক্ষা ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে গেলে আর ওই রকম মানে মানে যেটাকে আমরা বলি না সত্যিকারের যে মানে একটা মানুষ, সেরকম মানুষ বা সাহসী মানুষ আজকের দিনে এত অভাব হয়ে গেছে। খুব অভাব স্যার, খুব অভাব, মানে এটা একটা হওয়ার দরকার, আমাদের একটা চেঞ্জ আসা দরকার। মানে এইভাবে কি কিছু হয়? জোর জোর জুলুম করে একবারে সেই করতেই হবে এটা, অন্যায় এই ভাবে সর্বক্ষণ, এ আর ভালো লাগে না। সত্যি ভালো লাগে না। স্যার এই লকডাউনে স্যার, স্যার 2020-21 যে ব্যাচ পাস করেছে না স্যার, কলেজ লাইফ কি বলুন, না রকম যে কোনো জায়গা থেকে যে অনলাইন পাস করেছে, তা অনেক জায়গায় শুনছি নাকি স্যার প্রাইভেট ফার্মে নাকি বাধা দিয়ে দিচ্ছে, বলছে 2020-21 ব্যাচ নট অ্যালাউ, এখন দিয়ে দিচ্ছে ডাইরেক্ট। সেটা আমি জানি না, তবে স্কুল কলেজগুলো পরীক্ষাগুলোকে তো কিছু ভাবে একটা করতে পারতো, সেটা তো করলো না। না, ওদের কাছে অপশন তো ছিল, এরকম তো 20-21 নয়। ব্যাচ 20-21 ব্যাচ থেকে যারা স্যার একটু ধরুন, আমি ধরে নিলাম স্যার সবাই ভালো না, 2-5 জন তো ভালো বেরিয়েছে, তো তাদের এবারে কি হবে? এইগুলো স্যার এরকম এরকম কিছু নয় যে 20-21 পাস করলে খারাপ ব্যাপার, বা এগুলো অ্যাকচুয়ালি মানুষের মনে হচ্ছে, বাট নিজের যদি সে স্কিল ডেভেলপ করে এটা কোনো ব্যাপার হবে না। যখন তুই ইন্টারভিউতে যাবি, ইন্টারভিউ তো তোকে ক্যান্সেল করবে না, ইন্টারভিউতে তোকে প্রুভ করতে হবে কি তোর সাবজেক্টের নলেজ আছে, তুই নিজেকে তৈরি করেছিস, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার কলেজ ওটাই, কিন্তু স্যার কোনো কোনো জায়গায় এটাই লিখে দিয়েছে যে 20-21 ব্যাচ নট অ্যালাউ, এইভাবেই না, লিখে দিয়েছে ওইটা ফর্ম। ওইটা 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 অ্যাকচুয়ালি মানে ডুপ্লিকেট ভাবে ওগুলো বেসিক্যালি, ওটা সত্যি কথা নয়, ওটা সেই সাউথ ইন্ডিয়াতে একটা হয়েছিল, এইচডিএফসি ব্যাংক না কোন ব্যাংকের একটা খবর বেরিয়েছিল। ওটাই স্যার শুনেছিলাম যে লিখে দিয়েছে 20-21 ব্যাচ নট অ্যালাউ, এরকম একটা না লিখে। না, ওটা ওটা এমনি, ওটা ওটা বদমাইশি করে মিডিয়া स्प्रेड করেছিল, এরকম কিছু না। नॉलेज देख ना, वो तो छोड़, ये रिसेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है, जो अभी अभी का जो कॉलेज एग्जाम होने वाला है, अभी कोरोना तो अपने पीक में नहीं है ना, तो अभी तो कम से कम कॉलेज एग्जाम फिजिकली होना चाहिए, बट अभी भी कॉलेज ये नहीं डिक्लेयर कर रहे कि एग्जाम फिजिकली होगा, स्टिल टिल नाउ। कम से कम अब तो ঘরে कॉलेज বসে स्टूडेंट्स বসে पढ़े। এক্সাম নিয়ে এসি রুমে বসে হাওয়া খেয়ে ওইভাবে করে যে সুখটা হয়ে গেছে না, এখন কষ্টও আর টিচাররা করতে চাইছে না। अब तो कॉलेज एग्जाम कांटेक्ट करें, लेकिन अभी भी कॉलेज कुछ नहीं बोल रहा है, अभी भी कॉलेज कुछ नहीं बोल रहा है, कम से कम अब तो होना चाहिए। अच्छा चलिए, देखिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा बात करेंगे तो फिर हम लोग को उठा के लेके जाएगा, चुप रहिए।
मेकिंग ऑफ एनी जेस्चर और प्रिपरेशन बाय ए पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, intention or knowledge of likelihood that such gesture or preparation will cause the person present to apprehend that the person making it is about to use criminal force on him. मतलब बात यही है कि आप किसी को धमका भी नहीं सकते, ठीक है, थ्रेट भी नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो भी असॉल्ट माना जाएगा एज पर सेक्शन 351। और ये सिस्टम इंडियन पेनल कोड में भी लिया गया है और इवन इन सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बिकॉज वो लोग भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज बैटरी। ना व्हाट इज बैटरी? सुन के थोड़ा सा आपको ताजुब लगेगा वर्ड्स बैटरी। हम लोग बैटरी वर्ड नॉर्मली टॉर्च में सुनते हैं, एसी के रिमोट में सुनते हैं बैटरी, ठीक है, बट व्हाट इज बैटरी? लैपटॉप के बैटरी या मोबाइल का बैटरी? नहीं, ये थोड़ा अलग बैटरी है। द क्राइटेरिया फॉर बैटरी इन इंडिया टॉर्ट लॉ इज इक्विवेलेंट टू दैट क्रिमिनल फोर्सेस, ठीक है। अब क्या है ये बैटरी? पहले ये बैटरी के बारे में कुछ बात मैं कर देता हूँ। In common law, battery is a tort falling under the umbrella term trespass, ठीक है। ये trespass का ही एक कनेक्टेड पॉइंट है। जैसे हम लोग trespass का मतलब क्या बोला? trespass मतलब किसी के शरीर को आघात पहुंचाना, ठीक है, मतलब उसके इंटेंशन के खिलाफ बेसिकली आप ऐसा नहीं कर सकते ना, और इंटेंशन रही भी तो भी नहीं कर सकते। तो एट कॉमन लॉ बैटरी और इज ए टॉर्ट, इज अ रॉन्ग डूइंग falling under the umbrella term trespass to the person entailing unlawful contact which is directed and intentional, मतलब जानबूझ के intentionally किसी को आघात पहुंचाना, और reckless and voluntarily bringing about a harmful or offensive contact with a person or to something closely associated with them such as a bag or purse without legal consent। आप किसी का बैग या पर्स जानबूझ के उससे छीन लेना, चुरा लेना, इट्स लाइक दैट, ठीक है। अनलाइक असॉल्ट, अब आप सोचोगे सर असॉल्ट के साथ फिर बैटरी का डिफरेंस क्या है? अनलाइक असॉल्ट इन विच द फियर ऑफ इमीडिएट कॉन्टैक्ट में सपोर्ट अ सिविल क्लेम, बैटरी इन्वॉल्व्स एक्चुअल कॉन्टैक्ट। बैटरी में क्या होता है? एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है। द कॉन्टैक्ट कैन बी बाय वन पर्सन, द टॉर्टफीजर मतलब जो गलती कर रहा है, ऑफ अनदर द विक्टिम, विद और विदाउट अ वीपन। कभी कभी ये वीपन यूज करके भी कर सकता है, कभी वीपन दिखा के भी कर सकता है, या फिर वीपन ना दिखा के भी कर सकता है, ठीक है। कई बार इंटेंशनली, मतलब आपको बहुत क्लोज कोई हो, ठीक है, तो आपसे इमोशनली ब्लैकमेल करके भी कर सकता है। और द कॉन्टैक्ट में बी ऑफ बाय एनी ऑब्जेक्ट ब्रॉट अबाउट बाय द टॉर्टफीजर। टॉर्टफीजर मतलब जो गलती कर रहा है, ठीक है, जो गलत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द इंटेंशनली ब्रिंगिंग अ कार इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, जानबूझ के किसी को गाड़ी से धक्का देना। और द इंटेंशनल स्ट्राइकिंग ऑफ ए पर्सन विद ए थ्रोन रॉक, किसी को पत्थर मारना, ये बैटरी है। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत होता है ना कश्मीर में क्या करता है? पुलिस को पत्थर मारता है। जानते हैं आप लोग, कश्मीर का एक बहुत ही खतरनाक मतलब सिचुएशन है। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ पर बात बात में पत्थरबाजी होता है। यहाँ का लोकल्स को पाकिस्तान भड़काता है, ठीक है, जात पात के नाम पे भड़काता है। भड़का के यहाँ पर जो पुलिस काम करते हैं, जो बेसिकली इंडियन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और अच्छा एक बात आपको बता दूं सर, ये किसी बड़े फिलोसोफर्स का मानना है भारत का, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट की सर, ये जो पीओके है ना, ये पीओके है सर, ठीक है, 2024 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 24-25 के अंदर पीओके भारत का होगा। 370 में भारत में कश्मीर पूरा का पूरा आ गया। 2024 में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जबरदस्ती छीन के रखा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेसपास। समझ में आ रहा है सर? ये भी ट्रेसपास है ना, आप जबरदस्ती किसी के जगह में थोड़ी ना जा सकते हो। ये इंटेंशनल इंटरनेशनल ट्रेसपास है। चाइना, हाँ चाइना थोड़ा पावरफुल है ना, वो भी प्रॉब्लम करके रखा है। ये वाला काम चाइना का है। जैसे चाइना तिब्बत में जबरदस्ती है, ये सुनो, चाइना तिब्बत में जबरदस्ती है ना 1950 के बाद से। और जितना दलाई लामा लोग क्या कहाँ है सर? दलाई लामा लोग कहाँ है? इंडिया में है सर। ये देखो सर, ये है तिब्बत। आई होप कि आपको तिब्बत पता है। मैं आपको बेसिकली, ये भी एक तरह का सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है, कुछ इंटरनेशनल मैटर भी है और कुछ डोमेस्टिक मैटर भी है, ठीक है। ये जो एरिया है ना सर, ये एरिया तिब्बत का एरिया है। ये एरिया तिब्बत का एरिया कौन लेके रखा है? चाइना लेके रखा है। और इसमें भारत का क्या प्रॉब्लम हो गया जानते हो? प्रॉब्लम ये हो गया, भारत का पड़ोसी
तिब्बत जैसा साधुओं का देश था, है ना, बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क, स्पिरिचुअल सीकर्स, हाँ, जो लोग बेसिकली योगी होते हैं, ये योगियों का जगह है, ठीक है, हिमालयन योगी, ठीक है, तिब्बत इसीलिए है सर। यहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट, अलग अलग जो साधु होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर साधना करते हैं, तप जप करते हैं, और उनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है। ये बात सुन के आपको ताज्जुब लगेगा, बिकॉज हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन में कनेक्टेड है सर, तो हमें पता नहीं चलता ये भगवान से कनेक्शन क्या होता है। सर भगवान से कनेक्शन मतलब मैं आपको इतना बता सकता हूँ, दे नो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड योगी। आपको एक छोटा सा चीज बताने से आपको पता चलेगा। आप लोग कभी हनुमान चालीसा पढ़े हो या सुने हो? प्लीज टेल मी सर। স্যার শুনেছি, পড়িনি। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, आप जरूर सुनिएगा। हनुमान चालीसा बेसिकली कौन लिखा था सर? जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, तुलसीदास जी, ठीक है, अकबर के जमाने में, ठीक है, अकबर जब भारत को शासन कर रहा था उस जमाने में तुलसीदास जी भारत का बहुत बड़ा एक लेखक, सन्यासी, योगी, ठीक है, ब्राह्मण थे, ठीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचा था और उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखा था। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी रच रहा है और उसमें एक लाइन है, अगर आप कभी सुने हो, ठीक है, उसमें एक लाइन है सर, युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य है ना सर, भानु मतलब सन, हेलो, यस सर, सूर्य। सूर्य, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जान, ठीक है, ये हनुमान चालीसा का लाइन है। और भी बहुत सारा लाइन है, अभी मैं हनुमान चालीसा पाठ तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, इनका मैथमेटिकल और मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सेंस या ब्रह्मांड का ज्ञान इतना ज्यादा है कि नासा भी फेल है सर। हम लोग सोचते हैं नासा साइंटिस्ट जन्मा दिया है, सर नासा तो 1930s 50s के बाद आया है। तो फिर हनुमान चालीसा में ये युग सहस्त्र योजन का आज के डेट में क्या है, चलो देख लो, युग सहस्त्र योजन इन किलोमीटर, देख लीजिए गूगल क्या बताते हैं। मतलब इसको अगर आपको संस्कृत पता होता तो आप खुद ही कर लेते, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दिस, 96,000 miles into 1.6 kilometer, that is the valuation of युग सहस्त्र योजन पर भानु, ठीक है, युग मतलब 12 युग में होता है, ठीक है, सहस्त्र योजन करके जो कैलकुलेशंस होते हैं संस्कृत का, ठीक है, उसको आप नॉर्मल इंग्लिश मैथ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये किलोमीटर आता है सर दुनिया से सूरज का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, दैट इज 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब नासा क्या कहता है ये भी देख लो, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब अर्थ टू सन डिस्टेंस, देख लीजिए सर, 151.02 मिलियन, दैट इज 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ये एज पर नासा। नाउ टेल मी, ये कैसे संभव हुआ था? हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ये कैसे लिख दिया था? अब ये भी बता दूं आपको, तुलसीदास जी तो आज से 500 साल पुराना बात है, बट तुलसीदास जी को ये नॉलेज उससे भी पहले से मिला है। तुलसीदास जी तो बस उसको वर्णन किया है हनुमान चालीसा में। अगर आप कभी वेद पढ़ोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे, वेदांत पढ़ोगे, तो आपको और भी बहुत साइंटिफिक प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश में ये संस्कृति और ये नॉलेज था, इसके लिए हमें स्पेस जान भी भेजने का जरूरत नहीं था। इतना मैथमेटिकल सेंस हमारा था कि हम 500 साल पहले भी पता कर सकते थे कि यहाँ से सूरज का डिस्टेंस कितना है। पूर्णिमा, अमावस्या, ज्वार भाटा, हाँ सर, जो आजकल होता है ना, नासा डिक्लेयर करता है कि आज ग्रहण है, लेकिन हमारा पुराना कैलेंडर को अगर आप देखोगे, वहां पर कब ग्रहण है, कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है, सब कुछ पहले से मेंशन है। ये नासा से बहुत ही पहले से बता के रखा गया है। सो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, 10 बार सोचिएगा, ठीक है। हमारे कल्चर्स और हमारे एजुकेशन सिस्टम को कुछ मतलब बेकार सोचने से पहले हम लोग सोचते हैं ना पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है, हाँ, ग्रहण क्या है, ग्रहण के बारे में आप पुराना पांची ढूंढिए एक बार, कुंजी का जिसको बोलते हैं,
जस्ट ढूंढिए। और नासा बोलने से पहले हम लोग पहले से मेंशन करके रखे कि कब कब ग्रहण होगा, कब कब अमावस्या होगा, कब कब पूर्णिमा होगा। नासा बोलने से पहले पता है हमको। हाउ? अब ये क्या है? ये ब्रह्मांड का ज्ञान किसने लाया, कहां से लाया? हाँ सर, नासा लाया। अब नासा को क्रेडिट देना है, अब दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट तो यू मस्ट नो एवरीथिंग। ठीक है, चलिए बैटरी पे आ जाते हैं। थोड़ा सा बात उठा तो मैं थोड़ा बता दिया। अच्छा, आपको बैटरी क्लियर है सर? बोलिए। हाँ सर। अपने भारत के सिस्टम पे ना गर्व कीजिएगा और थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा कि भारत क्या है, कहाँ से नॉलेज लाया है, एवरीथिंग। ओके, तो बैटरी क्या हो गया? क्राइटेरिया ऑफ बैटरी इन इंडियन टॉर्ट इज लॉ इक्विवेलेंट टू क्रिमिनल फोर्स डिफाइंड इन सेक्शन 350 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। whoever intentionally use force to any person, जानबूझ के किसी के ऊपर कोई दबाव क्रिएट करता है, without that person consent in order to committing of any offense or intending by the use of such force, he will cause injury, fear, डराना किसी को, इंजरी करना किसी को, annoyance of the persons to whom the force is used is said to use criminal force to that other। ठीक है, इसको क्रिमिनल फोर्स भी कहा जा सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग टॉर्ट है सर, कैटेगरी ऑफ टॉर्ट। तो पहले आपको मैं क्या बताया? सबसे पहले आपको मैं ट्रेसपास बताया। ठीक है, ट्रेसपास के अंदर मैं आपको अलग अलग वैरायटी बता रहा हूँ। असॉल्ट, असॉल्ट में भी मैं कुछ पॉइंट बताया, बैटरी बताया आपको मैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये भी जान लो। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इंडियन पेनल कोड ये भी बताते हैं, आप किसी को गलती से जेल में नहीं डाल सकते, मतलब बिना कारण का किसी को भी नहीं डाल सकते। अगर आपके पास कोई प्रमाण ना हो तो आप ऐसे किसी को भी इस तरह से हैरेस नहीं कर सकते। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज द कंप्लीट डिप्रिवेशन ऑफ हिज लिबर्टी फॉर एनी टाइम। आप किसी के स्वाधीनता, मतलब स्वाधीनता को लेके ना ऐसे खिलवाड़ ना करें। ठीक है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज द कंप्लीट डिप्रिवेशन ऑफ हिज लिबर्टी फॉर एनी टाइम। हाउएवर, मतलब ऐसे नहीं किसी को भी किसी भी कारण से, क्योंकि मैं पावर में हूँ, क्योंकि मेरा पार्टी पावर में है, और मैं किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम में डाल सकूँ, चाहे कोई भी करे। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर, हाँ, लीगल सिस्टम में कार्रवाई चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट बेकार में विदाउट एनी रीजन आप किसी को भी कोई किसी भी कारण से उठा के जेल में डाल देते हो, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, विदाउट लॉफुल कॉज, जब तक लॉफुल कॉज नहीं होगा आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। तो देयर नीड नॉट बी एनी एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट इन द ऑर्डिनरी सेंस। द टॉर्ट इज रफली इक्विवेलेंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब गलती से किसी को जेल में डालना, इम्प्रिजनमेंट करना। ठीक है, अंडर 342 ऑफ द पेनल कोड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। An additional encompasses the more specific conduct related to kidnapping under section 359. The ingredients of this tort are as follows: restraint must be complete, there must be no reasonable conditions imposed by occupier of premises, there must be no reasonable and honest belief which would justify the confinement। मतलब कोई ऐसा honest belief नहीं है उसको जेल में रखने का, कोई ऐसा conditions नहीं है कि वो किसी के जगह पे ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, कोई रीजनेबल कंडीशंस के बिना किसी को भी पकड़ के रखना, ठीक है, गलत बात। ठीक है, मतलब सही ऐसे होता है ना सर, जिसने एक्चुअली गलती किया उसको नहीं पकड़ पा रहे तो किसी को भी पकड़ पे जेल पे डाल देना। जैसे मेरा जो नेटिव है सर, मैं आप लोगों को बहुत बार क्लास में बोल चुका हूँ, झारग्राम एरिया में बिलोंग करता हूँ सर, वेस्ट बंगाल का, मतलब जो मेरा नेटिव है, जहाँ मेरा घर है, माँ पापा रहते हैं, मैम का भी घर है वहाँ पर हम लोगों का पूरा फैमिली है सर, जो खड़गपुर से भी और थोड़ा जाना पड़ता है। दिस इज द एरिया, जंगल एरिया है सर, ऑब्वियसली हम लोग, अगर आप बोले कि सर जंगल से रहते हैं तो जंगली है, तो यस आई एम प्राउड टू बी जंगली। बट आपको एक चीज बताऊं सर कि झाड़ग्राम एरिया में ना सर माओइस्ट प्रोन एरिया था। अभी फिर से सुन रहा हूँ सर माओइस्ट का, ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है फिर से। ठीक है, ऐसे तो 2009, 2010, 11 हम लोग बहुत मुश्किल में गुजारे सर, 3-4 साल बहुत मुश्किल से गुजारे। यहाँ का लोग जो भी यहाँ पर थे, हम लोग भी थे उस टाइम पे, बहुत मुश्किल हुआ सर। दिन दहाड़े लोगों को मार देता था, दिन दहाड़े उठा के लेके चला जाता था। अब सरकार जो ऑन दैट टाइम सीपीएम का सरकार था, सीपीएम बेसिकली फेलियर था, इसीलिए माओइस्ट इतना सामने आ गया था वेस्ट बंगाल में। बेसिकली माओइस्ट छत्तीसगढ़ एरिया में और झारखंड के जंगल के एरिया में दे आर एक्टिव, बट इन वेस्ट बंगाल हाउ विल दे एक्टिव? ठीक है, बेसिकली इस एक्टिविज्म के पीछे मेनली गवर्नमेंट का फेलियरिटी है। जो भी करंट गवर्नमेंट उस टाइम पे था, सीपीएम गवर्नमेंट था, उसका फेलियरिटी मेन रीजन था। अभी फिर से सुन रहा हूँ कि माओइस्ट फिर से झमेला कर रहा है, दिन दहाड़े लोगों को मार देता है, गोली मार देता है, समथिंग लाइक दैट। अब आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये
जिस तरह का प्रॉब्लम किसी भी एरिया में क्रिएट होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम था, ओरिजिनल माओवादी जो है ना सर, ओरिजिनल जो माओवादी है उनको पकड़ नहीं पाता था, जानते हैं ना, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देता था। रिसेंटली ऐसा हो रहा है, कहीं पर अगर कोई 4-5 लड़का ऐसे ही ग्राउंड में खेल रहा है, थोड़ा शाम हो गया है, पुलिस उसको उठा के जेल में डाल दे रहा है। क्यों? बिकॉज बोल रहे कि तुम माओइस्ट हो। और जो ओरिजिनल माओइस्ट है उनको पकड़ना तो छोड़ो, पकड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन वो किसी को भी लेके, आम जनता को, जो गांव का लोग है, वो अपना गांव के एरिया में थोड़ा सा फाका एरिया होता है, ठीक है, वहां पर बैठ रहा है, उसको लेके जेल में डाल दे रहा है, हैरेस कर रहा है। लेकिन जिसको पकड़ना है उसको पकड़ो नहीं, मतलब ये हालत है। अब ऐसा होना अच्छा नहीं है सर, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो जाता है ना। अब ये प्रॉब्लम है सर, जैसे हम लोग कश्मीर के बारे में बात करते हैं, ये माओइस्ट प्रोन एरिया में भी ये प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। झाड़ग्राम से भी खतरनाक हालत है, जितना और जंगल की तरफ बढ़ोगे, झाड़ग्राम तो फिर भी काफी टाउनशिप है सर, ठीक है। आप अगर और थोड़ा सा बेलपहाड़ी टाइप में जाओगे ना, जो हमारा झारखंड बॉर्डर के साथ पहाड़ी लगा हुआ है, बेलपहाड़ी, लालगढ़, ये सब एरिया और मुश्किल है सर, और ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज ये डायरेक्ट कनेक्टेड विद झारखंड के जंगल के साथ, तो ये काफी एक्टिव एरिया है माओइस्ट का, वहां पर और मुश्किल है। सो ये सब प्रॉब्लम है रिसेंट ट्रेंड का, ये भी देश के ही अंदर आता है ना सर, देश के बाहर थोड़ी है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होता है, तो ये सब प्रॉब्लम संभाला जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद ही स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो फिर वो इस सब प्रॉब्लम को कैसे संभालेगा। ओके सर, देयर इज अनदर काइंड ऑफ थॉट कॉल्ड नेग्लिजेंस, मतलब किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को नेग्लेक्ट करना। Negligence is a failure to exercise appropriate and ethical ruled care expected to be exercised among specified circumstances. With regard to negligence, Indian jurisprudence follows the approach stated रतनलाल एंड धीरज लाल का केस को रेफर करता है, जिसमें बेसिकली क्या हुआ था, नेग्लिजेंस का नॉर्मल मतलब क्या है, नेग्लिजेंस इज अ फेलियर टू एक्सरसाइज appropriate and ethical ruled care expected to be exercised among specified circumstances. The area of tort law known as negligence involves harm caused by falling act as a for carelessness possibly with extinguishes circumstances. The core concept of negligence is that people should exercise reasonable care in their actions. आप किसी भी मैटर पे किसी इंसान के प्रति अपना केयर रखिए, ठीक है। केयरलेसनेस इज नॉट अ गुड थिंग by taking account of the potential harm and they might forcibly cause to other people or property. अगर आप केयरलेसनेस हो जाते हैं, इसका मतलब ये भी है आप जानबूझ के किसी को डैमेज कर रहे हो या जानबूझ के आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो। तो नेग्लिजेंस इज ऑल्सो अ टॉर्ट, ठीक है। आपको, आपका ड्यूटी था, आपको देखना था, आपको ड्यूटी था किसी का केयर करना, ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर, लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ऑर्डिनरी केयर एंड स्किल। जैसे मानो कि आप कोई प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, नॉट जस्ट इन प्राइवेट मैटर, इवन इन प्रोफेशनल मैटर। आप कोई प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, आप सीएस इन प्रैक्टिस हो, आप सीएमए इन प्रैक्टिस हो, तो आप अपने एरिया में स्किलफुल होंगे, यही तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना सर। तो आप अपना स्किल को सही तरह से निभाए, आप वहां पर डुप्लीकेसी ना करें, आप नेग्लिजेंटली किसी भी तरह का रिपोर्ट रेडी ना करें, आप नेग्लिजेंटली ऑडिट रिपोर्ट ना रेडी करें, ठीक है। बेसिकली वो सोसाइटी को बहुत खतरनाक वे से हार्म पहुंचा सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो ड्यूटी ऑफ केयर, आपको कुछ ड्यूटी के लिए बनाया जाता है, तो आप अपना लीगल ऑब्लिगेशंस पालन करें। is a legal obligation which is imposed by an individual requiring adherence of a standard of reasonable care with performing any act that could forcibly harm others. It is the first element that must be established to proceed with an action in negligence. The claimant must be able to show a duty of care imposed by law which the defendant has breached. In turn, breached a duty may subject an individual to liability. The duty of care may be imposed by operation of law between individuals who have no current direct relationship but eventually become related in some manner as defined by common law. हो सकता है आप जिनका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो उनके साथ आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट आपको जो करना चाहिए था अगर आप वो करते तो उनको उतना खराबी नहीं पहुंचता, ठीक है। ये नेग्लिजेंस ना करे, ठीक है। जैसे आपको सत्यम कंप्यूटर्स का कहानी में बोला ना सर, सत्यम कंप्यूटर्स के केस में एक बहुत बड़ा स्कैंडल्स हुआ था। फाइनेंशियल मैटर में बात कर रहा हूँ, बहुत पर्सनल मैटर, पॉलिटिकल मैटर में करता रहता हूँ आजकल। एक्चुअली इसलिए बोल देता हूँ, समझ में ज्यादा आता है लोगों को। सत्यम स्कैंडल में ये आईटी कंपनी था, बहुत ही फेमस आईटी कंपनी था। इनके जो ओनर थे रामलिंगम राजू, ठीक है, इन्होंने ऑडिटर से गलत करवाया था,
ऑडिटर भी पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर था, ठीक है, पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर था, इन्होंने बहुत पैसा खाया था, पैसा खा के इनका रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया था, अपना ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं निभाया था और बेसिकली इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहा था, ठीक है। तो ये भी एक तरह का टॉर्ट है ना, सिविल रॉन्ग है और इसका सजा भुगत रहा है, पीडब्ल्यूसी भी भुगता है, पीडब्ल्यूसी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस थे वो भी, उनका भी लाइसेंस छीना गया और रामालिंगम राजू को जेल पे सड़ा जा रहा है सर, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, लॉ हमेशा अपना काम करने का कोशिश करते हैं। तो इंडियन अप्रोच to professional negligence requires that any skilled task requires skilled professionals, ठीक है, such a professional would be expected to bring exercising his skills with reasonable competence. Professional may be held liable for negligence on one of the two things: they were not possessed of the requisite skill which he professed to have possessed, they did not exercise with reasonable competence in the given case the skill which he did possess. जितना उनको स्किल था उन्होंने अपना स्किल को नहीं लगाया. The standard to be applied for determining whether or not either of the two findings can be made is whether a competent person exercising ordinary skill is that profession would possess or exercise in a similar manner the skill in question. अगर आपको नॉलेज है फिर भी आपने नहीं लगाया तो फिर आपका स्किल सवाल पे आ जाते हैं. क्या आप चार्टर्ड बनने लायक हो? क्या आप एलएलबी बनने लायक हो? ठीक है, क्या आप डॉक्टर बनने लायक हो? सवाल आ जाता है. Consequently, it is not necessary for every professional to possess the highest level of expertise in that branch which he practices. हाँ, ये भी है कि जरूरी नहीं कि आप सीए हो तो आपको अपने ब्रांच पे सबसे हाईएस्ट या बेस्ट नॉलेज होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी. आप डॉक्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉडी पार्ट्स में एकदम टॉप क्लास होंगे, नॉट नेसेसरी, ठीक है. सो प्रोफेशनल ओपिनियन इज जनरली एक्सेप्टेड बट कोर्ट में रूल अदरवाइज इफ दे फील दैट द ओपिनियन इज नॉट रीजनेबल और रेस्पॉन्सिबल. लेकिन कोर्ट इसको अपने एंगल से देखेगा, अगर उनको लगता है कि ये रीजनेबल है या रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है तो वो नेग्लिजेंस को भी उसी तरह से ट्रीट करता है, ठीक है. जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्टीज, आप सीए हो, डॉक्टर हो तो आप एकदम हाईएस्ट लेवल में ही कर रहे हो, आपका थोड़ा बहुत लैग भी हो सकता है, दैट इज नॉट द पॉइंट. बट अगर सीरियस नेग्लिजेंस दिखता है तो कोर्ट उसको भी टॉर्ट के अंदर काउंट करेगा. ठीक है. डिफेमेशन, किसी का सम्मान को लेके खिलवाड़ नहीं करना है सर, ठीक है, दैट इज डिफेमेशन. डिफेमेशन लॉ इन इंडिया लार्जली रिजेंबल्स दैट इंग्लैंड एंड वेल्स में, ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स का जो केस था वो हमारे देश में भी चलता है. Indian courts have endorsed the defense of absolute and qualified privilege, fair comment and justification, while statutory law in the UK provides that if the defendant is only successful in providing the truth of some of the several charges against him, the defense of justification might still be available if the charges not proved do not materially injure the reputations. There is no corresponding provisions in India, though it is likely that Indian courts would have treat the principle as persuasive precedents. Recently, incidents of defamation in relation to public figures have attracted public attention. आजकल सर पब्लिक फिगर बहुत सारे केस कर रहे हैं, है ना सर, आपको पता है पब्लिक फिगर्स डिफेमेशन केस. हाँ, रिसेंटली जैसे जावेद अख्तर के साथ कंगना रनौत का एक केस चला है. हाँ, देखा क्या आप लोगों ने? कंगना रनौत वर्सेस जावेद अख्तर, मोस्ट प्रॉब्ली. ये देखो, ये केस बना है सर, ठीक है, ये केस आप पढ़ सकते हो, डिफेमेशन केस है, दिखाई दे रहा है सर? हेलो, यस सर. तो आप केस को पढ़ सकते हो, ठीक है. और मार्च 22 मैजिस्ट्रेट आर खान ऑफ द 10th मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन मुंबई had rejected Kangana Ranaut application which she was requesting a permanent exemptions from attending court proceedings. अच्छा, कंगना रनौत बोल रहा था कि मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं आ सकता, तो कोर्ट ने ये मतलब ये बेसिकली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आपको आना है, ठीक है. एंड हैड साउट द परमानेंट लीव फ्रॉम अटेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय लिरिसिस्ट जावेद अख्तर, ठीक है. और जावेद अख्तर क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो उनको कोर्ट हेल्प करेगा जरूर. बट क्या हुआ था, back in 2020 Javed Akhtar filed a case against Kangana Ranaut for making defamatory comments against him during a television interview. Since then Kangana and Javed have been fighting in the court. Here is all you need to know about the latest development. Recently Kangana Ranaut filed petition requesting her and lyricist Javed Akhtar cases be transferred from the 10th Magistrate Court in Andheri. Magistrate Arar Khan heard the pleas and rejected them. He also made some sharp comment against the actress' absence in court proceedings. In the court order, Magistrate Khan said it is a matter of record that since service of summons, the accused Ranaut appeared on 2 occasions, at one time by taking the case on board and on another occasion for making an allegation of his bias against the court.
To date, an accused has not appeared with the intent to the cooperate with the court for the trial of allegation leveled against her. ठीक है, कोर्ट के साथ कंगना रनौत के अगेंस्ट में ये है कि वो कोर्ट को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो केस बना है ये इंटरव्यू में जावेद अख्तर के अगेंस्ट में कुछ कह दिया था, इसके ऊपर है। क्या डिस्प्यूट था, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोला था। In her complaint accused Javed Akhtar extortion and criminal intimidation. She also recalled that time when the lyricist called her sister Rangoli Chandel and forced her to write an apology letter. She wrote that this was public dispute with Hrithik Roshan. अच्छा, बहुत बड़ा केस है, आप बाद में पढ़िएगा। इवन इसमें शिव सेना भी शामिल है, बॉम्बे का हाई प्रोफाइल मैटर्स है, आप जरूर देखिएगा। तो बेसिकली ये सब आज के डेट में बड़ा ही मतलब मार्केट में सुनने को मिलेगा आपको, तो आप लोग एक बार पूरा केस देखिएगा कि क्या चलता है नहीं चलता है। तो हमारा केस क्या बताते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, डिफेमेशन। ठीक है, इन इंडियन लॉ देयर इज लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर। अब लाइबल क्या है, स्लैंडर क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना है। लाइबल का भी मतलब बेसिकली मानहानि है और स्लैंडर का मतलब भी ऑलमोस्ट लाइक दैट, बट स्लैंडर बेसिकली किसी के बारे में अपवाद फैलाना। अपवाद मतलब किसी के बारे में गलत बात मार्केट में फैलाना। लाइबल मतलब उसका सम्मान को हानि पहुंचाना। दो ऑलमोस्ट सिमिलर है और एक्शनेबल पर से मतलब थ्रू इट। ठीक है, पर से मतलब थ्रू इट। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम लाइक। There are distinction between libel and slander. In United Kingdom, only libel and certain types of slander are actionable per se. Similarly, while criminal libel in UK was abolished in 2010, both slander and libel remain criminal offence in India. भारत में अभी भी slander and libel remain criminal offence, and other jurisdiction applying version of Indian Penal Code. Consequently, individuals liable for defamations in India are subject not just to damages under tort law, but also to imprisonment under criminal law. अच्छा, as per टॉर्ट लॉ उनको डैमेज तो होगा ही, साथ में उनको क्रिमिनल लॉ के तहत इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। इन एडिशन टू डैमेजेस, कोर्ट में आल्सो इशू एन इंजंक्शन टू स्टॉप फर्दर पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल। कोर्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्दर ये सब मैटर करने से पहले 10 बार सोचिएगा, और आपको बेसिकली एक चेतावनी देता है। कोर्ट इस तरह से डिफेमेशन मैटर को कोशिश करता है संभालने का। जैसे रिसेंटली ये डिफेमेशन केस के बारे में ये ओवैसीज बोल के एक बहुत ही फेमस मुस्लिम नेता है, उसका भाई ने हिंदुओं के खिलाफ बोला था कि 25 दिनों के लिए, एक हफ्ता के लिए पुलिस को बाहर मत आने दो, 25 करोड़ मुस्लिम देख लेगा 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को, मतलब हिंदुओं को। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक तरह का भड़का हुआ है, डिफेमेशन से जाति के खिलाफ है, हार्मोनी को नष्ट करने वाला है। ठीक है, किसी का सम्मान पे हानि पहुंचाना है। तो बाद में कोर्ट ने उसको बेसिकली चेतावनी दिया, सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डाला, बिकॉज वो झगड़ा में बोल रहा था, जानबूझ के बोल रहा था, बट एक्चुअल में कुछ नहीं किया, इसलिए कोर्ट उसको छोड़ दिया। बट फिर भी उसको बोला कि अगर आप इसे फिर से करोगे तो आपको जेल कस्टडी में ले लिया जाएगा। मतलब अभी उसको एक जस्ट चेतावनी देके छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरह का आपको बहुत तरह का सुनने को मिलेगा सर। ठीक है, इकोनॉमिक थॉट्स, किसी को इकोनॉमिकली किसी के साथ धोखा करना। इकोनॉमिक थॉट सीक्स टू प्रोटेक्ट ए पर्सन इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, बिजनेस और लाइवलीहुड। अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोकते हो, किसी को बिजनेस करने से रोकते हो, या फिर किसी का लाइवलीहुड पे आप अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ये भी इकोनॉमिक थॉट है। व्हाइल इंडियन कोर्ट्स हैव बीन रिलक्टेंट टू अवॉइड डैमेजेस for the economic tort or simple and unlawful conspiracy as well as including breach of contract due to the confused state of the law. Damages are regularly awarded for torts affecting economic threats under the conspiracy to injure, and courts have referred to English precedent on that matter. Normally भारत में English matter को इस matter में बहुत ज़्यादा as a reference देखा जाता है। Property torts is also there. Property, किसी के property में पहुंच जाना। हाँ सर, किसी के property में गाय भैंस छोड़ देना, ये तो जानते हैं ना आप लोग, है ना। गांव साइड में ये सब प्रॉब्लम होता है, एक दूसरे के जमीन पे चले जाना। हाँ, शहर में भी होता है, दूसरे का जमीन हड़प लेना या फिर दूसरे के जमीन पे अपना गाय भैंस छोड़ देना, है ना। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, तो दिस इज आल्सो इन विलेज एज वेल एज सिटी इन टाउन्स। प्रॉपर्टी टॉर्ट सीक्स टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ अनदर। विद रिगार्ड टू लैंड, इंटरफेरेंस में टेक द फॉर्म ऑफ एंटरिंग लैंड और पार्ट ऑफ इट, किसी के जमीन पे या उसके पार्ट पे, or the remaining thereafter withdrawal or permissions, or of dispossessing of the occupant. Similarly, with regard to chattels, chattels मतलब किसी का movable property destroy करना। chattels को क्या बोलते हैं? Personal property is a property that is movable. In common law system, personal property may also be called chattels or personality. In civil law system, personal property is often called movable property or movables.
ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई आघात होता है तो उसको चैटल्स कहा जाता है। इंटरफेरेंस में टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल और राइटफुल पोजीशंस, जिसका अधिकार में है उसको ना देना या उसके अधिकार से वंचित रखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टॉर्ट्स। फॉलोइंग टू लैंड टॉर्ट्स करेंटली एग्जिस्ट अंडर इंडियन लॉ। देख लो कि भारत में दो तरह का लैंड टॉर्ट्स आज के डेट में अवेलेबल है। ट्रेसपास टू लैंड, किसी के जगह में जबरदस्ती घुस जाना। In any direct interference with land in the possession of another and is actionable per se. Examples of trespass are unauthorized entry to land, placing things on land, किसी के जमीन पे जबरदस्ती कुछ रख देना, कुछ भी नहीं रख सकते दूसरे का जमीन पे without permissions, you can't keep anything, including animals to enter. Even आप animals को भी enter करने नहीं दे सकते. Also, continuing trespass, which is actionable from day to day, occurs when there is continuation of presence after permission is withdrawn. The position taken with regards to the elements of trespass is similar to UK and India. UK और इंडिया का इस मैटर पे सिमिलर है। न्यूसेंस, देयर इज अनदर कॉल्ड न्यूसेंस। सर न्यूसेंस क्या है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं न्यूसेंस क्या है। न्यूसेंस इज अ कॉमन लॉ टॉर्ट, इट मींस दैट व्हिच कॉज ऑफेंस एनी अनोयंस, ट्रबल और इंजरी। मतलब किसी को आघात पहुंचाना, ट्रबल पहुंचाना या इंजरी पहुंचाना, किसी को प्रॉब्लम में डालना, बेसिकली किसी को प्रॉब्लम में डालना ऑफ लेसर इंटरफेरेंस विद लैंड, ठीक है, लेसर इंटरफेरेंस विद लैंड। इट मे बी प्राइवेट लैंड और प्राइवेट पब्लिक लैंड, मतलब बेसिकली किसी के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम में रखना। एंड प्राइवेट न्यूसेंस हैज कम टू कवर द कंडक्ट ऑफ डिफेंडेंट्स व्हिच अफेक्ट्स द क्लेमेंट इंटरेस्ट इन द लैंड। मतलब आपका किसी जमीन पे अधिकार है लेकिन कोई आगे बोलते हैं नहीं इस पे इसका पूरा अधिकार नहीं है, या फिर इसमें मेरा अधिकार है, या फिर मैं इसको ले लूंगा, ठीक है, या इसमें मेरा परदादा था, इसमें मेरा परदादा था, या इसमें मेरा पापा था, जो भी हो, ठीक है। Claimants' interest in the land, the law regarding nuisance in India is closely modeled after that England and Wales. This could be done affecting materially their land, affecting their use or enjoyment of it. मतलब अगर आपके जमीन पे कोई आपको क्वाइटली मतलब शांति से रहने नहीं देता, अगर ये प्रूव होता है तो ये भी टॉर्ट है। भाई जमीन आपका है फिर उसका शांति क्यों आप मुश्किल कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में भी एक प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है सर, जगह हमारा पर फिर भी हमारे पड़ोसी हमेशा क्लेम करते रहते उसका जगह है, ठीक है, लेकिन जगह उसका है लेकिन दीवार जो है ना सर, प्राचीर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्राचीर उसने ही लगाया, तो प्राचीर के इस पर किसी का जगह हो सकता है क्या? अगर आपने कहीं पर वाल उठा दिया तो वाल के इस पर क्या जगह? इवन पंचायत बुला के भी जमीन देखा गया, फिर भी हमेशा चिल्लाते रहते कि उसका जगह है, उसका जगह है, और बीच बीच में अपने प्राचीर को चीरते हुए अपने हमारे जगह पे आके बोलता है कि मेरा जगह, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, लेकिन उसमें जगह बहुत ही कम है तो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन हमेशा आते रहते और बोलते रहते हमारा जगह है। कोर्ट हुआ, पंचायत हुआ, ठीक है, फिर भी बोलता रहता है हमारा जगह है। अब क्या बोलो, दिमागी हालत खराब हो गया होगा, ठीक है। तो जो भी हो, बेसिकली न्यूसेंस इज लाइक दैट, ठीक है, किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना, किसी के जमीन से उसका अधिकार छीन लेना, समझ सर। ट्रेसपास टू चैटल्स, अगर आप किसी का मूवेबल प्रॉपर्टी को वैंडलाइजिंग करते हो, वैंडलाइजिंग समझते हो ना, बेसिकली तोड़ फोड़ करना, हाँ वैंडलाइजिंग, देख रहे सर, किसी के दुकान तोड़ना फोड़ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, साइकिल हो कुछ भी हो, ठीक है, इन्वॉल्विंग डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको वैंडलाइजिंग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो टॉर्ट। कन्वर्जन इज द इक्विवेलेंट इन द टॉर्ट ऑफ लॉ, थेफ्ट और लैरेंसी, थेफ्ट किसी का चोरी करना, ठीक है, कन्वर्जन कर देना, ये भी टॉर्ट है। चोरी तो आप समझते ही है, ठीक है, थेफ्ट इज द टेकिंग ऑफ अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी और सर्विस विदाउट दैट पर्सन्स परमिशंस, किसी का प्रॉपर्टी छीन के अपने जगह में रख लेना। और लैरेंसी क्या है? इज ए क्राइम इन्वॉल्विंग द अनलॉफुल टेकिंग और थेफ्ट of the personal property of another person or business. It was an offense under the common law of England and became an offense of jurisdiction which incorporated in common law of England into their own law. ठीक है, तो कन्वर्जन किसी का चीज अपनी चीज बोल के कन्वर्ट कर देना, ठीक है, चुरा लेना, किसी का जमीन पे अपना जमीन बताना, किसी के घर को या किसी के प्रॉपर्टी को अपना बताना, इस तरह का प्रॉब्लम को कन्वर्जन कहते हैं। These are also taught. कंपौध, मिसेस बैनर्जी, नंदिनी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. There is a concept sui generis torts originating in India. मतलब बेसिकली sui generis का मतलब होता है जो बेसिकली भारत में ये कॉमन तरह से उस हिसाब से नहीं है, ठीक है, while the majority of torts, मैं आपको sui generis का मतलब बता देता हूँ। लैटिन वर्ड बीच बीच में आ जाता है ना सर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। sui generis को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिकली यूनिक, ठीक है, sui generis का बेसिक मतलब होता है यूनिक, एज पर इंग्लिश कॉन्सेप्ट दिस इज यूनिक, ठीक है।
तो यूनिकनेस क्या है भारत का? torts originating in India, while the majority of torts in contemporary Indian law are legal transplants from England and are shared with other common law jurisdictions. Normally भारत का जो लॉ सिस्टम है टॉर्ट में वो इंग्लैंड या फिर कॉमन लॉ सिस्टम वाले कंट्री से हम लोग हेल्प लेते रहते हैं या फिर लिया गया है. And limited number of torts originated in India as a result of the country's distinct constitutional jurisprudence and Asian norms. कुछ चीजें यहाँ के लोकल कॉन्सेप्ट में भी बनाया गया. These efforts are confined to consumer protections, ठीक है, enforcement of human rights, are closely linked in Indian legal culture and public interest litigations. PIL भी फाइल होता रहता है. PIL is also tort का ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है. PIL के ऊपर भी एक अलग से बात होता है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL बोलते हैं. PIL क्या है? अगर पब्लिक को कभी लगता है कि ये गलत हो रहा है, the chief instrument through which judicial activism and flourished in India is public interest litigation or social action litigation. Public interest litigation refers to litigation undertaken to secure public interest and demonstrates the availability of justice to socially disadvantaged people. मतलब अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट पे उस पर्टिकुलर मैटर पे केस कर सकता है. जैसे रिसेंटली माधुरी दीक्षित, नहीं नॉट माधुरी, जूही चावला ने एक PIL फाइल किया था. क्या किया था कि 5G आने पे एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा. तो फिर कोर्ट ने बताया कि जूही जी आपने बहुत अच्छा बोला कि 5G आने पे खराब हो जाएगा, कोर्ट का प्रॉब्लम ये एनवायरनमेंट खराब होगा, 5G इसलिए नहीं लाना है. तो फिर 4G जब आया था तब क्या कर रहे थे? क्या मोबाइल फोन नहीं यूज करते? अगर 5G पे प्रॉब्लम है तो 4G पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इस तरह से जूही चावला ने PIL फाइल किया बट कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर कोर्ट का समय गंवाने के लिए, नष्ट करने के लिए जूही चावला पे पेनल्टी भी लगाया, ठीक है. आप इसका केस को देख सकते हो, ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको. न्यूज आया था, बहुत बड़ा न्यूज आया था, ठीक है. तो इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग. एब्सोल्यूट लायबिलिटी अंडर द रूल, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन इंडिया, Indian tort law is a unique outgrowth of the doctrine of strict liability and ultra hazardous activities. Under the precedent established in English case Rylance versus Fletcher, upon which the Indian doctrine of absolute liability is based, anyone who in the course of non-neutral use of land accumulates thereon for his own purpose anything likely to cause mischief. मतलब अगर कोई प्रॉब्लम करता है, मतलब मिसचिफ का नॉर्मल क्या होता है ना, जो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करना, हम लोग हिंदी में या बंगाली में बोलते हैं बदमाशी करना या दुष्टुमी करना, ठीक है. इट एस्केप्स इज आंसरेबल फॉर ऑल डायरेक्ट डैमेजेस देयर बाय कॉस्ट. मतलब आप किसी के साथ बदमाशी करते हो, दुष्टुमी करते हो, बट वो दुष्टुमी अगर किसी को हार्म पहुंचाता है, ठीक है. देखो सर, मिसचिफ में जैसे ऐसे था ना, बच्चा अपने माँ के साथ प्रॉब्लम करते हैं, भाई बहन के साथ करते हैं, मिसचिफ. बट मिसचिफ इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम, बट अगर ये बड़ा लेवल में हो जाए तो ये टॉट बन जाता है. चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पर टॉट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. भारत में जैसे इमोशनल मैटर को उस हिसाब से टॉट नहीं कहा जाता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नेग्लिजेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, इसके बारे में भी कहा गया. या फिर इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज टॉट इन इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब जो लॉजिकली सोचेगा कि भाई किसी का इमोशनल अत्याचार हो रहा है तो उसको टॉट माने कि ना माने. While claiming seeking damages or inflictions or emotional distress were historical and accessory claim, in tort action alleging another distinct tort, the doctrine has evolved in North America into a standalone tort, while English jurisprudence has also evolved and typically recognized only psychiatric injuries. ठीक है, जो psychiatric injuries है सिर्फ उसी को देखता है. डिस्ट्रेस वगैरह का जो टॉट है उसको प्रॉपर वे में अभी भी भारत में भी इस हिसाब से मतलब डैमेज क्लेम नहीं मिलता या रेमेडी नहीं मिलता. अब आपके मन में सवाल आ सकता है सर डैमेज क्लेम किस तरह से दिया जाता है, ठीक है, टॉट के अंदर. सर डैमेज का कैलकुलेशन कैसे होता है? डैमेजेस इन लॉ ऑफ टॉट इन इंडिया आर premised in the concept of restitutio ad integram. सर अभी इसका मतलब क्या है? restitutio ad integram इस मतलब है इसका बेसिकली रिस्टोरेशंस, मतलब किसी का गलत करने से पहले जो हालत उसका था अब उसी हालत में उसको वापस करना, रिस्टोर करना, बेसिकली रिस्टोर करना. कंप्यूटर में करते हैं ना रिस्टोर, वैसे फैक्ट्री रिस्टोर, ठीक है, जैसे हालत में थे वैसा करते. इंडिया अडॉप्ट्स ए कॉम्पेंसेटरी मेथड एंड एडवोकेट्स फुल एंड फेयर कॉम्पेंसेशन इन ऑल केसेस. India's formulations of damage for tort cases is premised on the multiplier method, awarding compensation based on the degree of compromise to the earning ability of the victim. मतलब victim जो है उसका earning ability के ऊपर बेस करके डैमेज क्लेम के हिसाब किया जाता है. अंडर द मल्टीप्लायर मेथड द फेयर एंड जस्ट अमाउंट रिप्रेजेंट, जो सही लगेगा वही उसको डैमेज क्लेम में दिया जाएगा,
ठीक है, मतलब अगर बहुत रिच इंसान किसी गरीब के साथ कुछ धोखा करता है तो बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर देखिए। जैसे multiplier principle is encapsulated in statute for tortious cases involving personal injuries caused by motor vehicles under the Motor Vehicle Act, है ना। कोई गाड़ी किसी को धक्का मारता है तो थर्ड पार्टी अगर बहुत गरीब है तो उनको भी सजा, मतलब उसको भी उसका क्लेम दिया जाता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैमेजेस, दो तरह का डैमेजेस पे बेसिकली लॉ बात करता है। एक है पिक्यूनियरी, ठीक है, और एक है नॉन पिक्यूनियरी। अब क्या है पिक्यूनियरी मतलब, सर लॉस ऑफ अर्निंग्स, मेडिकल हॉस्पिटल नर्सिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, नॉन पिक्यूशनरी में लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इम्यूनिटीज और कैपेसिटी ऑफ एंजॉयिंग लाइफ, लॉस ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस, पेन एंड सफरिंग। ठीक है, मतलब एक जो आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम करता है, दूसरा जो आपका मानसिक स्थिति प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो दो तरह का डैमेजेस भारत गवर्नमेंट इंडियन टॉर्ट लॉ बेसिकली रेमेडी के हिसाब से देने का बात करता है। समझ में आया सर? हाँ सर। तो बस यही बात है सर। जैसे हमारा आर्टिकल 21 क्या बताते हैं, हमारा आर्टिकल 21 बताते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी को अपनी जिंदगी से डिप्राइव होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट काम करेगा। ठीक है, लीगल सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं, वो दिक्कत अगर हट जाए तो भारत का ये सब टॉर्ट का जो प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। जैसे भारत में करंट सिचुएशन इज वेरी बैड, 1 जज पर 1 लाख पर्सन, 1 लाख लोगों के लिए एक जज है हमारे देश में। बहुत खराब हालत है, कम से कम 20,000 में एक कर दो, नहीं तो कैसे उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा सर। ठीक है, विद स्मॉल नंबर ऑफ कोर्ट्स अवेलेबल, कोर्ट भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स एंड जुडिशियल सिस्टम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट के मेन जज के साथ और आपका प्राइम मिनिस्टर्स का एक मीटिंग हुआ था, रिसेंट ट्रेंड में हुआ था सर। मैं क्लास में बोला भी था कि हुआ है, तो एक्चुअली उसी मैटर के बारे में ही वो केस बना था। उसमें सारे के सारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी थे, हमारे प्रधान ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग भी थे। ठीक है, तो बेसिकली जुडिशियल सिस्टम में ही बातचीत हो रहा था। आप देखो किस तरह से भारत अपने सिस्टम को ठीक करता है, सिविल रॉन्ग को किस तरह से रेमेडी देता है। ठीक है, वो तो देगा, लेकिन लॉ है जो मैं आपको बताया। ठीक है, टर्म्स भी बताया, एक एक मतलब भी समझाया, केस लॉ भी बताया। अब इंस्टीट्यूट के मैट में जाओ, जो भी क्वेश्चन है देखो। ठीक है, बस एनफ। ओके संपद, इतना ही है। मिसेस बनर्जी आप तो तैयार है। স্যার বলছি শুধু এটা ইনস্টিটিউটের বই, মানে বইটা যে দিয়েছে বই থেকে চ্যাপ্টারটা পড়লেই হয়ে যাবে? আর আমি নোটসটা শেয়ার করে দেবো, এটা দেখে নিবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আর স্যার ওই এমসিকিউ বলছি, স্ক্যানার যে বুকটা স্যার কি নিয়েছি ওটা থেকে পড়ছি, অসুবিধা হবে না তো কিছু? না না কি প্রবলেম। স্ক্যানার বুকটাই দেখলাম